गुलाब जल तो बिग नो है। आइज जो है अगर नहीं है तो किसी भी इंसान के लिए जीवन काटना बहुत ही कष्टदायक हो जाता है। आई फील्ड में जो भ्रांतियां हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरा बच्चा चश्मा पहन रहा है इसका मतलब वो बीमार है। छूना से ज़्यादा डेंजरस कुछ नहीं होता। मैम आजकल के बच्चों में जो स्पेशली स्कूल जा रहे हैं उनमें मायोपिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है मैम। द प्रॉब्लम इज कि वो दूर देख ही नहीं पाता। उसको अपनी प्रॉब्लम समझा ही नहीं पा रहा है पेरेंट्स को, शायद उसको पता ही नहीं, उसके लिए दुनिया इतनी है। Another thing is that the difference he feel when he is with the other kids. उसने नंबर नहीं पहना, now he is not able to see properly. वो क्लास में परफॉर्म नहीं कर रहा। Now parents are, teachers are behind your life. बच्चा वीक है, बच्चा वीक है ही नहीं, उसको दिख ही नहीं रहा। सोने से 1 घंटे पहले अगर आपने स्क्रीन बंद नहीं किया तो आपकी स्लीप साइकिल तो जानी ही है। काला मोतिया, समलबाई, ग्लोकोमा, ये सारी एंटिटी डिजीज एक ही हैं। ये चोरी से हमारी नज़र ले जाता है। पेशेंट बिना ब्लाइंड हुए पूरी लाइफ देख सकते हैं। बेसिकली आपकी जो ट्रीटमेंट होती है वो डिपेंड करती है कि टाइप क्या है, पेशेंट कैसा है, उसका डैमेज कैसा है, कितना है। ये आपके विजन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप दुनिया तभी देख पाएंगे जब आपकी आँखें ठीक रहेंगी। अगर आइज़ में कोई भी चीज़ जाती है तो फर्स्ट थिंग इज़ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एंगल बाय संतोष में। आज हम बहुत ही स्पेशल हमारी गेस्ट हैं जो हैं डॉक्टर झरना सिंह, और मैम जो हैं वो नेत्र विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, आई की स्पेशलिस्ट हैं। क्योंकि आजकल हम यूजुअली डिस्कस करते हैं कि आंखों में बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, बच्चों में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, बुजुर्गों में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे आज इस पॉडकास्ट में, और विल इंश्योर कि हम पूरा अच्छे से कवर करें। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पॉडकास्ट को पूरा देखिए, और अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो इसको पॉज कर दीजिए, जब समय हो तब इसको पूरा देखिए, लेकिन देखिए पूरा और फैमिली के साथ देखिए। मैम स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार सबको। मैम सबसे पहले आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सबसे पहली जो हमारी शुरुआत होती है यूजुअली वो ये होती है कि अपने बारे में थोड़ा बताइए कि किस प्रकार से आपकी मेडिकल जर्नी स्टार्ट हुई, आपका तो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि थी वो कैसी रही। मैं डॉक्टर झरना, मैं आई सर्जन यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, और मैंने अपना एमएस जो है जीएमसी भोपाल से किया हुआ है। मेरा एमबीबीएस जीएसवीएम कानपुर से है। मैं बेसिकली मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स में से कोई भी मेडिकल फील्ड में नहीं था। मगर मैंने मेडिकल फील्ड इसलिए चूज़ किया क्योंकि जो मीन्स हम सोसाइटी को देते हैं या हम जो सोसाइटी के लिए करते हैं पैसे कमाने के साथ, वो जो आपकी फीलिंग होती है दैट इज़ लाइक कि बियॉन्ड वर्ड्स। तो सर्जरी जो है, स्पेशली जो आई फील्ड है हमारी, जब पेशेंट की विजन आती है, स्पेशली क्योंकि हमारे एक ऐसी कहा जाता है कि आइज़ जो हैं अगर नहीं है तो किसी भी इंसान के लिए जीवन जो है वो आपका बहुत ही कष्टदायक हो जाता है। तो मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इसलिए बनी क्योंकि मैं सर्जन बनना चाहती थी। और मैम आंखों को ही क्यों चुना आपने, मतलब एज एन आई स्पेशलिस्ट क्यों बनी है? बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते थे एमबीबीएस के बाद आपके पास। कोई ऐसी कोई घटना हुई हो घर में, कुछ मतलब आपने कुछ ऐसा आपके साथ घटा हो जो आपको लगा हो नहीं मुझे आई में ही जाना है? हमारी जो आई फील्ड है इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये थी जब मैंने इसको चूज़ किया था कि इस फील्ड में अभी भी बहुत कुछ है करने को, बियॉन्ड लाइक कि आपकी जो ये फील्ड है इसमें आज भी अच्छे सर्जन्स, अच्छे डॉक्टर्स एंड आपकी ट्रीटमेंट जो है वो नॉर्मल पब्लिक तक नहीं है। तो अगर हम जैसे लोग आगे सामने नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? मैम सबसे पहला सवाल जो है आपसे वो ये है कि भारत में आँखों को लेकर के और आंखों की बीमारियों को लेकर के सबसे बड़ी भ्रांतियां या मिथ्स कौन कौन से हैं? आई फील्ड में जो भ्रांतियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पहली चीज़ ये है कि आई के लिए जो आपकी प्रैक्टिस है उनमें अगर सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आज भी जो है जो सबसे बड़ी भ्रांति है वो मौसम का है। कोई भी सर्जरी इंडिया में, और स्पेशली इलेक्टिव सर्जरीज, इलेक्टिव मतलब कि जिनमें आपकी इमरजेंसी नहीं होती, वो कभी भी ऑपरेट हो सकते हैं, जिसमें पेशेंट अपनी सहूलियत के हिसाब से पेशेंट अपनी सर्जरी की डेट आगे पीछे कर सकता है। ठीक है। उन सर्जरीज में पेशेंट जो है यूजली सीजनल चलता है, जो कि कई बार कॉम्प्लिकेशंस अराइज कराते हैं क्योंकि आपकी इमरजेंसीज तक पहुंचाने का काम आपका डिले करता है।
तो जितना आप लेट होते हैं उतने आपके कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो किसी भी दवाइयों का इस्तेमाल करना। आपकी दवाइयाँ इंडिया में ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं और इन दवाइयों के अवेलेबिलिटी की वजह से कई बार रेजिस्टेंस डेवलप होना या फिर जो है आपकी पेशेंट की प्रॉब्लम ये होती है कि वो दवाइयों का इस्तेमाल गलत बीमारियों में करके अपनी आँख में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो इसके बाद जो भ्रांति जो सबसे ज़्यादा जो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ वो आपका चश्मे को लेकर के। चश्मा बेसिकली ये एक डिजीज़ नहीं होता है, स्टिल मेडिकल फील्ड में हम इसको रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं। एरर मीन्स त्रुटि, इट इज़ नॉट अ डिजीज़, वो बीमारी नहीं है। और जो बीमारी नहीं है उसके लिए एक सोशल स्टिग्मा है कि अगर आपके बच्चे को चश्मा लग गया तो वो सोशल स्टिग्मा बन जाता है। दूसरा चीज़ ये है कि हमारी सोसाइटी आज लुक्स पे बहुत ज़्यादा चलती हैं। जी। और कोई भी कॉस्मेटिकली मतलब कि आपका वो ये चाहता है कि चश्मा ना पहने या फिर जो है वो सोशल स्टिग्मा है कि मेरा बच्चा चश्मा पहन रहा है इसका मतलब वो बीमार है या फिर उसका पावर अगर इतना है तो इट इज़ रॉन्ग। तो ये जो भ्रांति हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये काफ़ी कुछ हमारी सोसाइटी का मिसलीडिंग फैक्टर्स हैं जो कि करेक्ट होनी चाहिए। ट्रू। मैम दवाइयों को लेकर भी काफ़ी कुछ है ना कि मतलब कोई भी दवाई मिल गई और आँख में डाल ली, है ना। बेसिकली ना मेडिसिन्स आपकी जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो दो तरीके से होती हैं। एक आपका आपने बहुत ये टर्म सुना होगा ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मेडिसिन्स का मतलब ये होता है कि वो मेडिसिन जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दी जा सकती हैं। बट इंडिया में आपकी OTCs के अलावा भी जो है कोई भी मेडिसिन अवेलेबल हैं। जी। और आप क्योंकि जब आप इस फील्ड को नहीं जानते हैं तो आप वो मेडिसिन देने में गलती करते हैं। तो देने में और पेशेंट ने गया वो उसने फार्मेसी पे बोला कि मुझे ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जांपल उसने ये बोला कि मेरी आँख लाल है। तो उसकी आँख की लाली के लिए उन्होंने सोचा कि अच्छा स्टेरॉइड्स दे देते हैं। पेशेंट ने स्टेरॉइड्स डाला। अब उसको ये नहीं पता कि उसकी आँख लाल क्यों है। इट कैन बी कंजक्टिवाइटिस, इट कैन बी ग्लूकोमा, इट कैन बी यूवियाटिस, इट कैन बी वायरल केरेटाइटिस, फंगल केरेटाइटिस। अब ये जितनी भी डिजीज़ हैं सबका ट्रीटमेंट अलग है। कुछ में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं स्टेरॉइड्स और स्टेरॉइड्स उनमें पॉइजन का काम करती है। सो इफ़ यू आर गिविंग देम दे कैन बिकम ब्लाइंड ऑल्सो। अगर वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हैं सही टाइम पे या अगर उन्होंने गलत मेडिकेशन ले लिया तो ब्लाइंडनेस कैन अकर। एंड मोस्ट ऑफ द ब्लाइंडनेस इट्स नॉट लाइक ऑलवेज कि सारी ब्लाइंडनेस जो है आपके रिवर्सिबल हो। इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस भी होती हैं जिनका अभी भी कोई इलाज नहीं है। तो बहुत अच्छा पॉइंट बताया मैम आपने। और मैं दर्शकों से ही कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर में किसी को भी बड़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, अगर कोई दिक्कत आती है तो जैसे मैम ने अभी कहा खुद डॉक्टर ना बने, एक अच्छे आई स्पेशलिस्ट के पास तुरंत जाएं और उसका सही इलाज कराएं। अब हम बात करते हैं एक सिंपल चेकलिस्ट की। अगर उस चेकलिस्ट को हम बनाएं और अपने घर में सभी लोगों को बताएं तो उससे 80% और 90% प्रॉब्लम्स जो आँख की हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। ऐसी चेकलिस्ट में क्या क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हाइजीन। ओके, आई हाइजीन। 90% एलर्जिक जो रिएक्शंस होते हैं आईज में वो हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वी आर टचिंग आवर आईज द होल टाइम। यस। आपका हैंड क्लीन नहीं होता। एंड आफ्टर कोविड एवरीबडी नोज कि आपकी आईज जो होती आपका हैंड जो होता है वो आपके मैक्सिमम इन्फेक्टिव डिजीज़ को कम्युनिकेट करता है। ट्रू। सो द टच वी आर प्रोवाइडिंग टू आवर आईज, अगर हमारे हैंड क्लीन नहीं हैं तो लिड इन्फेक्शंस, आई इन्फेक्शंस, इनके चांसेस बढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज डोंट टच योर आईज। सेकेंडली इज एक्स्ट्रा मीन्स वॉशिंग योर आईज। इट्स अ बिग कन्फ्यूजन एंड ये एक बहुत बड़ा वो है कि सबने बोल रखा हुआ है कि कुछ भी हो आप पूरे टाइम आँख धुलिए। नाउ द थिंग इज कि आपकी जो टेयर फिल्म होती है इट हैज़ सम pH, इट हैज़ सम ऑस्मोलारिटी, उसका एक कॉम्पोजिशन होता है। राइट। टेयर फिल्म इज अ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर
एंड दैट 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनकी लेयरिंग जो है बार बार जब वॉश करते हैं तो दैट गेट अफेक्टेड, केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, पीएच चेंज होता है, ऑस्मोलैरिटी चेंज होता है एंड उसका जो वर्क है वो आपका प्रोहिबिट होता है। एंड टियर फिल्म का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ल्यूब्रिकेशन नहीं है। The tear film also provide oxygen and nutrition to your eyes. The cornea is a bloodless structure. It is highly dependent on your tear film quality. So basically, अगर आप tear film compromise करते हैं तो it's not good. Third is means avoiding sharp things near your eyes. It should be like eyes are very precious. Nobody can live few hours without eyes. So means the injuries which are caused, लेकिन कि जो आपकी जो चोट या जो इंजरीज हमारी मिस्टेक से या लापरवाही से लगती है, स्पेशली हमने बच्चों को शार्प ऑब्जेक्ट्स पकड़ा दिया एंड वी आर नॉट टीचिंग देम हाउ टू होल्ड द पेंसिल्स, दे आर प्लेइंग विद द पेंसिल्स। आपका पेंसिल जो है होल्ड कैसे हो रहा है, आपके शार्प ऑब्जेक्ट्स कैसे होल्ड कर रहे हैं, आपने कोई भी टॉयज ऐसे प्रोवाइड कर दिए बच्चों को जो इंजरी कॉज कर सकती हैं, तो दोज आर लाइक दिस हैज टू बी स्टॉप्ड। सेकेंडली हम अपनी आँख को जो है ना किचन की तरह रखते हैं, वी आर पुटिंग एवरीथिंग इन आवर आइज। कोई भी ड्रॉप उठाया डाल दिया। आयुर्वेदिक खुद मैं बहुत सारा फॉलो करती हूँ, बट इशू विद दिस इज देयर इज नो स्किन लेयर ओवर योर आइज एंड देयर इज नो मेटाबॉलिज्म वाला लीवर नहीं है आपके टॉक्सिक मटेरियल से बचाने के लिए। सो व्हाटएवर आप आँख में डाल रहे हैं वो डायरेक्टली आइज में जा रहा है। ट्रू। और आप क्या डाल रहे हैं, इफ यू आर प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक मैटर, प्याज का रस डाल दिया, तुलसी डाल दिया, हनी डाल दिया, ये ज्ञान बहुत आ रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, बकरी का दूध डाल दिया, एंड सम आर पुटिंग चूना आल्सो। माय गॉड। एंड चूना में से लाइक कि वो आँख साफ कर देगा। नहीं आपके में वैसे केसेस आते होंगे आपके पास? बिल्कुल। एंड चूना से ज्यादा डेंजरस कुछ नहीं होता। एसिड बर्न से ज्यादा डेंजरस एल्कली बर्न होता है। Oh my God. एंड पेशेंट का पूरा विजन लॉस, आई लॉस हो जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली विजन लॉस, हमारी जो कैटेगरी है ना दैट इज विजन लॉस ऑल्सो, अबव दैट जो आपका आई लॉस है वो भी है। ऐसे केसेस आए मैं आपके पास? बिल्कुल। Oh my God. So during COVID time I remember I was having a child and that उनके पेरेंट्स जो हैं उनको उस कोविड ड्यूरेशन में लॉकडाउन में दे यूज्ड टू कैरी द चाइल्ड हियर। बहुत मुश्किल से हमने उनकी आई सेव की थी, बट I remember that child was 7 days late and he was having पूरी eyes जो है वो आपस में was means you can say it was stick together. That alkali causes ना पूरा burn, तो वो corrosive burn जो है ना आपकी कॉर्निया ख़राब कर देता है, आपके कंजक्टिवल लेयर्स ख़राब कर देते हैं। So those cases, that case is one of the example. And the problem again is this, the confusion and what we are providing. चूना घर में ऐसे ही पड़ा हुआ है, people are eating it and they are keeping the packets there, people are painting there and उन्होंने वहीं रख दिया, वो बच्चे के आँख में गया। I've seen cases like those, means we are facing with the। मैम एक छोटा सा एक सवाल था मैम कि अगर ये जो अपने वॉशिंग पाउडर वगैरह होते हैं, स्पेशली विम जो होता है, बहुत हार्ड वाला विम जो होता है, अगर वो आँख में चला जाए उससे ही मैम दिक्कत हो जाती है? Any chemical which is entering in your eyes, कोई भी केमिकल होता है। अगेन आई टोल्ड यू, हमारी बॉडी में कोई भी टफ लेयर नहीं है। हमारी स्किन जो है ना सबसे टफेस्ट लेयर होती है, दैट इज मिसिंग देयर। एंड आप कोई भी केमिकल आई में डालते हैं वो आपकी आई पे इफेक्ट डालती है। इनफैक्ट जो कॉस्मेटिक यूज करते हैं दैट इज आल्सो लाइक कॉजेज एलर्जीज। ओके मैम एक छोटा सा सवाल था इसमें, जो आपने बताया कि जो आई वॉशिंग को लेकर के है, तो मैम हमें यूजुअली अगर 2 बार आँख साफ कर रहे हैं मॉर्निंग में और लेटने से पहले तो दैट्स इनफ, मतलब बीच में बार नहीं करना, हर घंटे में नहीं करना। नॉट स्प्लैश फुल टाइम। ओके, मतलब 2 बार 3 बार इज ओके? 2 बार 3 बार इज आल्सो लाइक 1 टाइम इज सफिशिएंट इनफ फॉर आई क्लीनिंग। अच्छा ओके, ठीक है। मींस आप जितना बेसिकली एक और इशू है आई क्लीनिंग से, द वाटर व्हिच वी आर गेटिंग टुडे इज नॉट गुड। हाँ राइट ट्रू। इट इज आइदर तो आरओ वाटर से धोना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन द सेम थिंग, इट इज केमिकली ट्रीटेड, एवरीथिंग इज केमिकली ट्रीटेड, वी आर प्रोवाइडिंग नाइस। तो मिनिमल मतलब वॉशिंग होनी है, मिनिमल वॉशिंग एक बार हो गया तो ठीक है, मिनिमल टचिंग होनी है। मैम आजकल के बच्चों में जो स्पेशली स्कूल जा रहे हैं उनमें मायोपिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है मैम, तो इसके पीछे मैम स्क्रीन टाइम है, क्योंकि मोबाइल भी आजकल चल रहा है, टीवी भी देख रहे हैं, या कुछ और भी कारण है, जेनेटिकली कुछ कारण है, या मतलब डाइट से रिलेटेड भी कुछ कारण है?
See, basically myopia is now being considered as pandemic. ये आपका हर थर्ड पर्सन में इट इज़ प्रेजेंटिंग नाउ. इशू विद दिस इज स्पेशली हमारा जो नियर वर्क है, ह्यूमन आई जो था वो इट वॉज मेंट मेनली फॉर योर डिस्टेंस वर्क. इट वॉज लाइक कि 90% वी वे बॉर्न टू डू डिस्टेंस वर्क और थोड़ा 10% वॉज नियर वर्क. नाउ वी चेंज दैट फिगर. नाउ वॉट वी आर डूइंग इज कि 90% नियर वर्क हो गया है. इफ़ यू विल फील यू कैन से आपका खुद जो वेकिंग टाइम होता है उसमें 90% टाइम यू आर आइदर ऑन स्क्रीन, यू आर आइदर ऑन योर टेलीविजन्स, यू आर ऑन योर मोबाइल्स. एंड इन किड्स now there is an added factor, books also, right. So the thing is the school is taking 6 to 7 hours. After that tuitions are there, after that books means mobiles are there and laptops are also there. And parents को fear factor होता है कि उनका बच्चा जो है टेक्नोलॉजी में छूट ना जाए. True. तो वो क्या करते हैं कि फ्री हैंडली दे आर प्रोवाइडिंग द स्क्रीन एंड द किड इज नाउ इज लाइक कि वो कुछ भी देख रहा है. सो देयर इज एन इम्पैक्ट लाइक कि व्हाट हैपेंस इज कि आपका जो आई है वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में इट प्रोवाइड्स सेटबैक दैट नियर इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू. हाँ, true. सो व्हाट हैपेंस इज कि आपका नियर इम्पॉर्टेंट है तो नाउ द थिंग इज गॉड विल नॉट गिफ्ट यू अ न्यू आई. हाँ, जो है उसी से मॉडिफाई करेगा वो उसी से मॉडिफाई करेगा. तो वो जो मॉडिफाई होता है कि आई बॉल इलोंगेट करती है. सो बेसिकली आपका नियर वर्क है वो स्टिमुलस प्रोवाइड करता है फॉर योर इंक्रीज इन मायोपिया. एंड विद द स्क्रीन यूज स्पेशली आप डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहे हैं, ब्रेक्स नहीं ले रहे हैं, तो वो स्टिमुलस बहुत ज़्यादा होते हैं. आई बॉल इलोंगेट होती है, मायोपिया के केसेस बढ़ते हैं एंड मायोपिया की स्पीड बढ़ती है. इट्स नॉट ओनली अबाउट द नंबर इंक्रीज, इट्स अबाउट द स्पीड ऑल्सो. सो जो स्पीड है वो बढ़ी. नाउ द थिंग इज हाफ ऑफ द क्लासेस वेयरिंग ग्लासेस. सो वी आर लाइक कि एट फॉल्ट मीन्स आपने किसी को हथियार दिया एंड यू हैव नॉट टॉट कि उसको यूज कैसे करना है. राइट. सो दैट व्हाट वी आर डूइंग. मैम इससे बचने का कुछ अगर एक दो टिप्स दे सकते हैं मैम तो आप. बिल्कुल. बेसिकली देखिए मायोपिया के लिए मैंने आपको बोला द मोस्ट स्टिमुलेट फैक्टर इज योर नियर वर्क. इट मीन्स इफ यू आर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 2 hours ऑफ योर आउटडोर एक्टिविटीज. अच्छा, आउटडोर एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए हमें. हाँ, तो वो दूर का जो एक वो होता है ना कि ब्रेन में जाता है. अच्छा, योर डिस्टेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. हाँ, राइट. तो फर्स्ट थिंग इज आपने पहला जो ब्रेक दिया वो इसका दिया. दूसरा इज यू आर क्रिएटिंग अ कंफ्यूजन. स्क्रीन का एक रूल होता है दैट वेरेवर इज पॉसिबल स्क्रीन शुड बी छोटे स्क्रीन की बजाय बड़ा स्क्रीन, जहाँ पॉसिबल हो स्क्रीन की बजाय पेपर बुक्स. परफेक्ट. फर्स्ट थिंग. सेकेंडली आप ब्रेक्स लीजिए. मीन्स आफ्टर एवरी 20 minutes 20 सेकेंड के लिए स्क्रीन से दूर देखना है. देयर इज़ अ रूल कॉल्ड 20-20-20. 20 minutes 20 seconds 20 feet away. If you are following it means and it is also for the adults also. ऐसा नहीं है बच्चों के लिए. For everyone, yeah. Yes, and secondly you have to make sure that everyone is blinking. It should be like कि आप पहला तो टारगेट मिनिमम से करिए कि 1 minute में आपका 8 to 10 times जो है ब्लिंकिंग रेट होना चाहिए. उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि पेशेंट ब्रेक ले रहा हो. अगेन वही सेम कन्फ्यूजन है. व्हाट यू आर टेकिंग 20 सेकेंड का ब्रेक आफ्टर 1.5 hour मूव फ्रॉम योर सीट. किड्स का स्क्रीन टाइम रेस्ट्रिक्ट करिए. डोंट गिव गेम्स टू देम. गेम्स हैव दैट नेगेटिव इम्पैक्ट. पेशेंट जो है ना ब्रेक नहीं लेता, ब्लिंक नहीं करता एंड व्हेन ही इज इनगल्फ इन गेम्स वो स्क्रीन एक मॉनिटर एकदम पास कर लेता है. बिल्कुल मैम. सो गेम्स नहीं देना है. रील्स मिनिमाइज इट शुड नॉट. एक्चुअली आई थिंक इज लाइक कि मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए वैसे भी रील्स हैज टू बी मिनिमाइज्ड. सो फॉर द किड्स इट शुड बी लाइक रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड. स्कूल पहले ही जो है आपका स्मार्ट बोर्ड प्रोवाइड कर रहा है. जी. आपका स्कूल पहले ही होमवर्क भेज रहा है. जी. उसके बाद व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग इज फॉर द एंटरटेनमेंट यू आर प्रोवाइडिंग योर किड अ टैब और मोबाइल विच इज़ एंटायरली रॉन्ग. उसका फिजिकल, उसका आई डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट वो तीनों जो है इन नॉट इन गुड शेप. ट्रू मैम, ट्रू. And whenever he is reading, make sure that he or she is sitting in a correct posture.
posture is also important, yes. मीन्स इट शुड बी इन सिटिंग पोजिशन. बेसिकली जो है ना, मैं अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ कि रिमेंबर वन रूल दैट लेट के अंधेरे कमरे में और झुक के काम नहीं करना है. इफ़ यू विल रिमेंबर इट, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज Gone, yes. मीन्स आप लेट के काम नहीं कर रहे, लाइंग डाउन पोजिशन में नहीं है. व्हेन यू आर सिटिंग ऑन योर टेबल चेयर, इट शुड बी स्ट्रेट. इट शुड नॉट बी दैट कि आप पूरा का पूरा अपने बुक्स पे चले गए या स्क्रीन पे चले गए. जैकी श्रॉफ जी बोलते हैं मेरुदंड सीधा रखने का है. हाँ, एंड देयर इज समथिंग इज लाइक, मैं आपको मतलब देयर इज लाइक कोड कि आपका 20 to 28 इंच अवे होना चाहिए जो आपका सेंटर लाइन है ना स्क्रीन से. इट शुड बी लाइक कि आपका 4 to 5 inches इट शुड बी मीन्स अवे, मीन्स डाउन, झुकी हुई नज़र से बेसिकली काम करना है. आई शुड नॉट बी टू मच एक्सपोज्ड. तो ये जो है, ये मोटा मोटा मैं ये बोलती हूँ कि मेंटेन दिस, ये वाला एल्बो से यहाँ तक का डिस्टेंस, इतना आपकी बुक्स और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए. परफेक्ट मैम, परफेक्ट. सो इफ़ यू आर एबल टू मेंटेन दैट, एंड इफ़ यू आर टेकिंग ब्रेक्स, इफ़ यू आर ब्लिंकिंग, इफ़ यू आर नॉट, मतलब रूम का पोजिशनिंग, लाइटनिंग कंडीशन ऑप्टिमम है, सो मीन्स आप बहुत ज़्यादा मीन्स उस पर रहते हैं. Now the second thing is myopia, which is a minus number. Again, that has one good thing कि अब जो है we are providing with few drops. ये ड्रॉप्स जो है हम बच्चों को देते हैं यूजली बिटवीन 6 to 18 ईयर. एंड ये क्या करता है कि ये प्रोवाइड करता है अगेन द उल्टा इफेक्ट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग विद द नियर वर्क. ये इलोंगेशन रोकता है आई बॉल का. ओके. दैट्स द रीज़न कि मायोपिया में इफ़ वी आर पुटिंग इट वेरी सिंसियरली, वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो तब तक ही काम करता है जब तक वो डल रहा है. सो इफ़ यू आर पुटिंग इट वेरी सिंसियरली मायोपिया पे, इट एक्ट एज अ गुड ब्रेकर. बट अगेन इट शुड नॉट बी मीन्स काउंटर परचेज नहीं होना चाहिए. इट शुड बी फॉलोड कि डॉक्टर देख रहे हैं. आपने अनिका को दिया, मैम आई रिमेंबर, अनिका डालती है डेली, उसको डालती है. हाँ, ये बेसिकली सबसे अच्छा, मैं इसने जो है ना मायोपिया का अगर कोई ब्रेक तो रिलीजियसली फॉलो करती है मैम, उसको रात में डालना है, सुबह डालना है, जब आपने बता रखा है वैसे डालती है. हाँ, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनके नंबर रुक भी रहे हैं. यस्टरडे ओनली रुक रहे हैं. हाँ, मैंने यस्टरडे ओनली आई हैव सीन अ चाइल्ड, ही इज लाइक फॉलोइंग मी सिंस 4 years, मायोपिक है, एंड उसका 0.25 का भी जो है ना नंबर नहीं बढ़ा है. सो आई एम हैविंग किड्स जो रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं एंड उनका नंबर नहीं बढ़ा, या अगर बढ़ता भी है तो इट इज़ नॉट दैट मच. True. Which means like, but again the thing is that drop is not like ओवर द काउंटर नहीं है. ओवर द काउंटर नहीं है. हाँ, दैट हैज़ टू बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर perfect, मेडिकेशन. एंड अगेन द थिंग इज लाइफस्टाइल का कोई तोड़ नहीं होता. सो इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग ब्रेक्स, आप इस नियर वर्क के लिए जो है आप एहतियात नहीं रख रहे हैं, तो दैट ड्रग ऑल्सो हैज़ सम लिमिटेशंस. एंड मिस ऑप्टिकल इंडस्ट्री ने भी इसमें एक बहुत अच्छा लेंसेज निकाले हैं. आई हैव प्रोवाइडेड टू द पेशेंट्स. मेनली फ्यू ऑफ देम वर्क ऑन लेंटिक्यूल. वो पेरिफेरल मीन्स जो आपका डिस्टॉर्शन होता था उसको वो इनहिबिट करता है. तो यू कैन से कि रीफोकसिंग प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से जो है नाउ वो इलोंगेशन, अगेन द सेम थिंग, वो आपका इलोंगेशन प्रिवेंट करता है बॉल. परफेक्ट. ओनली द थिंग इज उसका एज लिमिट बहुत कम है, बट इट इज़ अ गुड. It is a little costlier because those are special lenses. It means is the thing is कि जो चाहते हैं आपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, they can start with those lenses also. Very good. They are also providing the good results. मतलब उसमें भी काफी मेडिकल साइंस आगे बढ़ रही है, रिसर्च आगे बढ़ रही है. हाँ, मतलब बेसिकली अगर आप देखते हैं तो सब उस पर वर्क करते हैं. True. कि आपका आई बॉल इलोंगेशन हम कैसे रोक सकते हैं. तो आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विद द मेडिकेशन एंड आपके जो ग्लासेस, ये तीनों जो चीज़ें हैं, इफ़ आर प्रोवाइडिंग द ग्लासेस, हम बहुत रेगुलेट कर रहे हैं पेशेंट्स को. मगर अगेन मायोपिया इज स्टिल राइजिंग एट अलार्मिंग रेट. सो अगर ऐसा ही रहा तो कुछ दिन बाद हर सेकेंड पर्सन विल बी वियरिंग ग्लासेस. स्पेशली जो आपके बच्चे होते हैं वो ग्रोइंग एज में, हमारी आई बॉल उस टाइम डेवलप हो रही होती है. तो जो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो आपका प्रेजेंट होता है. So what we are giving to our kids, I'm not saying that you should not give screen. I'm just saying it balanced way में दीजिए. मैम आजकल स्कूल में एक और प्रॉब्लम आ रही है कि कई सारे असाइनमेंट्स तो ऐप्स के थ्रू दिए जा रहे हैं कि इस ऐप में एक
ऐप के नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि हमारे I बच्चे know यूज़ also. करते हैं। I know, एग्जैक्टली I एग्जैक्टली know. तो अब इसमें ये करना है, मैं पापा इसमें करना ही करना है, No, इसमें तो नंबर जुड़ेंगे इसके, ये मेरे होगा को वो पता होगा। है I know. आई एम ऑल्सो फेसिंग विद द सेम प्रॉब्लम एंड आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग। अगेन द थिंग इज आप बच्चे को टेक्नोलॉजी से वंचित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसको जो है बैलेंस्ड वे में दीजिए। अगर आप उनको ब्लिंकिंग सिखा रहे हैं, आप उनको जो है ब्रेक लेना सिखा रहे हैं एंड यू आर प्रोवाइडिंग इट फॉर द लिमिट। एंड वन थिंग मोर, जैसे कि आपकी कई क्लास के प्रेजेंटेशंस आते हैं जो कि आपके देखने होते हैं, उसमें कुछ बोलना नहीं होता, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, राइट सो दैट यू कैन पुट ऑन टीवी। डिस्टेंस बहुत फ़र्क करता है। सो स्मार्ट टीवी जितना हार्म नहीं करता या आपका स्मार्ट बोर्ड जितना हार्म नहीं करता, उससे ज़्यादा जो है आपका ये मोबाइल्स हार्म करते हैं, टैप करते हैं। तो कहीं ना कहीं इज़ लाइक अ लिटिल कॉम्प्रोमाइज़ इज़ मच बेटर। हम जैसे मैंने आपने बताया कि मतलब रोज़ आउटडोर गेम्स में अगर बच्चा जा रहा है, 2-3 घंटे स्पेंड कर रहा है, तो माई में काफ़ी हेल्प मिल जाती है इसमें। और हम इसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज़ वगैरह हैं जो घर पे भी कर सकते हैं, मतलब बाहर जाना तो इम्पोर्टेंट है ही, और घर पे कुछ एक्सरसाइज वगैरह आप बताएंगे या बच्चों को मतलब सजेस्ट करेंगे कुछ? अगेन जो ये आपकी जितनी भी हैं, हमारा सारा प्रॉब्लम नियर वर्क का है। ट्रू। सो द थिंग इज यू इंक्लूड आउटडोर एक्टिविटीज़, उनको बुक्स प्रोवाइड करिए। बुक्स आर समथिंग दैट आर फ्रेंड्स ऑफ आइज मच। बेसिकली इज समथिंग इज लाइक कि आपकी बुक्स पे जो है ना अटेंशन उतना हो ही नहीं सकता है, मीन्स वो आप ब्रेक लेते ही लेते हो जी जी एंड आप अपनी आई ज़्यादा मूव करते हैं। मैम नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन था कि आई टेस्टिंग, बच्चे जब छोटे होते हैं और जब 16-17 साल तक किशोर अवस्था में पहुंचते हैं, तब तक डायलेशन वाला एग्जाम कब कब जरूरी होता है? सी देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन आई टेस्टिंग एंड आई एग्जामिनेशन। आई टेस्टिंग का यूजली जो मोटा मोटा आजकल मतलब है वो चश्मे का नंबर चेक होना होता ठीक है। But an ophthalmologist examination not only consists of your glasses checkup, it includes your eye examination. आपका बाहर से लेके अंदर तक means till your optic nerve and retina, वो examination is complete ophthalmic examination, comprehensive examination होता है basically. So वो डिपेंड करता है डायलेशन पे। सो डायलेशन का एज वाइज वाला इशू है ही नहीं। डायलेशन मीन्स इट हैज़ अ बिग एडवांटेज। इट हैज़ द एडवांटेज कि वो आपका पूरा एग्जामिनेशन अलाउ करता है। वी कैन सी पूरा अंदर तक डिटेल्ड एग्जामिनेशन, मीन्स एवरी कॉर्नर वी कैन सी। एंड सेकेंडली जो है वो एक्यूरेट ग्लासेस पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। परफेक्ट। सो द थिंग इज स्पेशली इन दिस एरा जहाँ पे आपके नंबर्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन योर एक्टिविटीज़, मसल्स अफेक्टेड होती हैं। मैंने आपको बताया अभी कि व्हेन यू आर डूइंग योर स्क्रीन, मसल्स जो है ना अंदर की तरफ, मतलब बेसिकली वो आपकी मीन्स दे आर इन स्ट्रेन, तो वो आपके नंबर्स पे अफेक्ट करती हैं। जी जी जी। तो ये हम जो डायलेट करते हैं वो मसल्स को फुली रिलैक्स कर देते हैं। आप मतलब आपके समझाने के लिए मैं ऐसे बताती हूँ कि व्हेन दे आर रिलैक्स्ड वी गेट द एक्यूरेट नंबर। ठीक है। सो बेसिकली एवरी पर्सन इज लाइक कि शुड हैव एन डायलेट एग्जामिनेशन, व्हाट आई फील। इनफैक्ट मेरी कितनी फ्रीक्वेंसी मैम? ये मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट मीन्स आपके फर्स्ट ईयर में जो है एक बार रफ एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए। ठीक है। मीन्स आपका जो बच्चे जब पैदा होते हैं न्यूनेट्स में, उसके बाद बिफोर 5 ही शुड बी अगेन। एंड व्हेन ही इज़ टेकिंग एडमिशन्स स्कूल में, जब वो रीडिंग राइटिंग स्टार्ट कर दिया है तो ही शुड हैव दैट एग्जामिनेशन। एंड आफ्टर दैट इट डिपेंड्स ऑन कि उसको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर उसको प्रॉब्लम नहीं है तो आइडियली 3 to 4 years पे आपका एक बार होना चाहिए। हाँ, एंड आफ्टर 45 to 50 के बाद आपका ईयरली एग्जामिनेशन। बट देयर इज़ अ बिग बट, अगर आपको प्रॉब्लम्स है, मीन्स इफ़ यू आर हैविंग रिफ्रैक्टिव एरर, इट शुड बी ईयरली एवेल्युएटेड, कंप्लीट एवेल्युएशन। इफ़ यू आर डायबिटिक, इफ़ यू आर हाइपरटेंसिव, कोई और साथ में डिजीज़ है, तो उसमें जो है आपका ये जो आइडियली वाला टर्म है ना वो नहीं है। दैट शुड बी आपका डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम एंड डिपेंडिंग ऑन, जैसे कि बच्चों में अगर नंबर होता है तो टिल द एज ऑफ 15 वी ट्राई कि हम 6 मंथली कर लें, क्योंकि उनका जो पहला 15 ईयर होता है ना उसमें वेरिएशन बहुत होता है। True. और आपका जो ग्लासेस का पावर है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मेंटल डेवलपमेंट ऑल्सो। आपका बच्चा परफॉर्म कैसे कर रहा है वो बात की बात है,
उसका मायोपिया स्पेशली, उसमें बच्चे जो है ना इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, दूर का नहीं दिखता। हाँ ट्रू। तो चाइल्ड इज लाइक कि वो अपने मीन्स अपने ही दुनिया में, जो कहते नहीं है पेरेंट्स आर लाइक कि मेरा बेटा जो है ना बहुत इंट्रोवर्ट है एंड ही इज़ नॉट मिक्सिंग विद एनीबडी, वो अपने में ही रहता है। कई बार ही इज़ नॉट इंट्रोवर्ट, द प्रॉब्लम इज कि वो दूर देख ही नहीं पाता, उसको अपनी प्रॉब्लम समझा ही नहीं पा रहा है पेरेंट्स को, शायद उसको पता ही नहीं, उसके लिए Exactly, दुनिया इतनी exactly, है। exactly. नाउ द थिंग इज दैट द डिफरेंस ही फील व्हेन ही इज विद द अदर किड्स। उसने नंबर नहीं पहना, नाउ ही इज नॉट एबल टू सी प्रॉपरली, वो क्लास में परफॉर्म नहीं कर रहा। नाउ पेरेंट्स आर, टीचर्स आर बिहाइंड योर लाइफ, बच्चा वीक है, बच्चा वीक है ही नहीं, उसको दिख ही नहीं रहा। बच्चा इज हैविंग सिलेंड्रिकल पावर, एस्टिग्मेटिज्म, ही इज हैविंग हेडेक, ही इज नॉट एबल टू टेल यू कि उसको स्ट्रेन हो रहा है। तो नाउ द थिंग इज he will be like how he will perform. So the thing is कि आपका जो आई एग्जामिनेशन है वो फुल्ली डिपेंडेंट है कि आपने अगर पावर है तो आप उसको 6 मंथली टिल द एज ऑफ 15, उसके बाद डॉक्टर आपको खुद ही बोल देगा अच्छा योर नंबर इज गेटिंग स्टेबलाइज, we will call you after an year each day. सही If he is diabetic, a person who is diabetic, I am talking about adults. वैसे तो डायबिटीज़ आर 2 टाइप, आपका टाइप 1 टाइप 2। अगर वो टाइप 1 है, इट्स नॉट दैट कॉमन थैंकफुली, तो उसको ईयरली एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड है। एंड अगर वो टाइप 2 है तो जो एडल्ट डायबिटीज़ मतलब यूजली जो लाइफस्टाइल रिलेटेड होता है वो आपका पेशेंट जो है ही शुड बी एग्जामिन्ड आपका ईयरली, जस्ट लाइक योर ब्लड टेस्ट, एंड दैट शुड बी अ डायलेटेड एग्जामिनेशन, ताकि रेटिना में अगर ब्लीडिंग है तो it can be timely diagnosed and he can be properly treated. Similarly, if he is having systemic diseases, and I'm not talking about only diabetes and hypertensive tensions, I'm talking about also अगर आपका patient is having rheumatoid arthritis, if he is having any systemic disease, if he is having autoimmune diseases, if he or she is having आपका कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, ऑर्थो प्रॉब्लम, वो बीच बीच में आई एग्जामिनेशन होना मस्ट है, क्योंकि आई जो है ना इट्स लाइक अ मिरर, है ना। ये आई थिंक आपने सुना होगा दैट द फ्यूचर इज लाइक आई एग्जामिनेशन से वी विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द डिजीजेस, एंड हम जो है ना उसको वी आर ट्राइंग कि हम टाइमली ट्रीट कर पाए विदाउट मतलब कि आप एंटरिंग इनसाइड योर मीन्स योर बॉडी। बट एक्चुअली आप ये जो है ना मीन्स आपके आई, हम कई बार ये होता है कि आपके न्यूरो के पेशेंट्स दे कम टू आवर department and we are sending to means after examination is like neuro problem, the child the patient's means life has been saved because वो आई डॉक्टर के पास टाइमली पहुंचा। आपका जो कार्डिक पेशेंट्स है दैट लाइक वो हमारे पास पहुंचा, किडनी पेशेंट है बिकॉज एवरीथिंग हैज़ अ मतलब कि स्पेशल अपीयरेंसेस। आपकी आंख में ना वो कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं कि हम वी वर्क एज अ टीम। ट्रू ट्रू ट्रू, इट्स समथिंग इज नॉट लाइक डिपार्टमेंट हमने डिवाइड किया हुआ है, आई डिपार्टमेंट, कार्डियो डिपार्टमेंट, रेटिना डिपार्टमेंट आप आई में ही कर दिया, कॉर्निया डिपार्टमेंट, दीज आर डिपार्टमेंट ऑल वी हैव प्रोवाइडेड, बट ब्लड फ्लो एक ही सर्कुलेशन आपका सब जगह है। Now the thing is, if a patient is having tuberculosis in his abdomen, sometime it presents in the eye. There are many things which present in the eye, and we go for the examination and we tell, अच्छा ये test करा लीजिए. Now the thing is, now we will start him on ATT. And आपका ocular TB भी होता है, ocular cancer भी होता है. So there are multiple diseases जो आपकी eye examination require करती हैं. So is something is like आप जैसे एनुअली ब्लड टेस्ट कराते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप हर बार जो है हर उनका, बट ये है कि वंस यू आर क्रॉसिंग 45 इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड बी एग्जामिन्ड एनुअली। मैम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, इसमें आईज के अंदर एक्चुअली चेंजेस क्या होते हैं? देखिए सिंड्रोम वर्ड जो है ना बेसिकली ये अ ग्रुप ऑफ डिजीजेज और ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है, इट्स नॉट अ वन एंटिटी। सो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम और डिजिटल आई स्ट्रेन, दीज आर द सेम थिंग and you will get a good literature about them. Everything is like कि हम जो अपनी स्क्रीन के ऊपर डिपेंडेंसी एक्सेसिव कर डाले हैं उसकी वजह से आपकी आइज़ पे जो इफेक्ट आता है दैट वी कंसिडर इन कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। नाउ द थिंग इज़ कि आपका जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है व्हाट हैपन्स, इट एक्चुअली अफेक्ट्स योर टेयर फिल्म।
सो टेयर फिल्म अफेक्ट होने की वजह से यू गेट अ ब्रिटनेस सेंसेशन, यू गेट अ बर्निंग सेंसेशन, ब्लरनेस. कई बार जो है ना धूप टॉलरेट नहीं होता. इफ़ सिटिंग इन एसी एरियाज, आपका लो ह्यूमिडिटी है, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ओपन योर आइज. सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मीन्स increase in the false number. there is a called condition called false number बढ़ता है. तो वो सब जो है आपके कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में आता है. ओके. और इसमें जो है आपका बेसिकली जितना स्क्रीन वर्क है, जितना आप पास से काम कर रहे हैं, जितना आप ब्रेक नहीं ले रहे हैं, वो सब जो है आपकी मसल्स को रिलैक्स नहीं होने देता, जिसकी वजह से आई स्ट्रेन बढ़ता जाता है. ब्राइटनेस ऑफ द रूम जो है ना, बेसिकली आपका स्क्रीन लाइट should be matching with your room light. So you should not have a very bright room, and you should not have a very dark room. Optimum room lighting conditions. और आप अपनी स्क्रीन का लाइट कम नहीं करेंगे. तो ऐसा नहीं है कि आपको डार्क रूम में काम करना है तो यू विल गो टू लो विजुअल सेटिंग्स, जो कि यूजली सब लोग करते हैं. रात में आप 2 घंटे स्क्रीन काम कर रहे होते हैं, डार्क मोड में डाल देते हैं. इट्स अ वेरी मच लाइक concerning factor. You should not do it. Okay. So basically जो रूम की लाइटनिंग कंडीशंस होते हैं, a proper lit room, there should be no window behind your that back. उसकी जो आपका ओपन विंडोज होता है वो स्क्रीन पे आपकी इमेजेस डालता है. सो वेन एवर यू हैव टू स्ट्रेन योर आईज, एंड इट्स वेरी सिंपल टू मीन्स ना, अगर आपको अपनी आई ऐसे करनी पड़ रही है काम करते वक्त, तो अंडरस्टैंड कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो आपकी आई को स्ट्रेन कर रहा है. मैम एसी, ह्यूमिडिटी और पोल्यूशन, इनका ड्राइनेस ऑफ आई पे क्या इफेक्ट पड़ता है मैम? बेसिकली टेयर फिल्म जो है वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है. ठीक है. मैं थोड़ा सा टेयर फिल्म के बारे में बताती हूँ आपको. दैट कंसिस्ट ऑफ मीन्स लिपिड लेयर, एक्वस लेयर एंड म्यूसिन लेयर. सो जो लिपिड लेयर होता है वो बेसिकली आपकी टेयर फिल्म को इवोपरेट नहीं होने देता है. नाउ द थिंग इज़ व्हेन यू आर हैविंग अ ड्राई आई, एंड ड्राई आई का मतलब मैंने आपको बताया कि टेयर फिल्म कॉम्प्रोमाइज्ड है. इट इज़ नॉट लाइक कि ड्राई आई का मतलब ये नहीं होता कि पानी सूख गया है. इट मीन्स क्वालिटी इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, मोटा मोटा. ठीक है. अब अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ है तो इन केस अगर आपने मतलब कि आप एसीज में बैठे हैं, सो वो जो इवोपरेशन जो प्रिवेंशन होता था दैट एक्सेलरेट्स. सो आपका टेयर फिल्म और ज़्यादा इवोपरेट होता है. सो इट कॉजेज इंक्रीज इन द dryness levels. हाँ, that is the reason कि low humidity it also causes increased evaporation. Okay. And the means मोटा मोटा जो evaporation बढ़ा रहा है, तो वो आपका dryness बढ़ाएगा. Okay. And that's the reason we ask everyone drink more water, eat leafy vegetables, antioxidants लीजिए. And आप AC रूम में जब अगर पूरी रात सोते हैं तो पानी का कहीं ना कहीं कुछ source, a bowl or something, you should keep a glass of water. तो humidity should be like कि ये it can help out. But again the thing is कि आपकी लाइफ में पूरे दिन में time should be there with AC and without AC. It should not be पूरा AC. हाँ. वो आपकी ड्राइनेस को एक्सेसिव बढ़ाता है. Now coming on to the pollution effect overall. इसके सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है ना आपके लंग्स पे और आइज़ पे है. एंड रीज़न यही है कि ये जो हैं ये दोनों एक्सपोज्ड है. ठीक है. अब आइज़ फुली एक्सपोज्ड है, सो वट एवर इज़ दैट एंटरिंग इन योर आइज़ दैट इज़ नॉट नेचुरल, मीन्स ऑल द केमिकल्स, इट इज़ कॉजिंग अ टेयर फिल्म डिस्ट्रप्शन. मोटा जो हम कहते हैं कि आपका ऑकुलर सरफेस जो है फुली डिस्टर्ब हो जाता है. Ocular surface means cornea, conjunctiva, tear film. It gets fully disturbed. So आपके allergic cases बहुत ज़्यादा increased हैं because of the pollution things. And these pollutions what causes this कि increase in the dryness. तो ड्राइनेस बढ़ रहा है, एलर्जीज बढ़ रही हैं, ये सब जो है आपके पॉल्यूशन से इंक्रीज होते हैं. मैम ब्लू लाइट ग्लासेस, ये मैम इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए मैम कि ये क्या कितनी हेल्प करते हैं, कितने हाइप्ड हैं, ये क्या है एक्चुअली? मोर हाइप्ड, बट आई विल टेल यू इन लाइक श्योर मैम श्योर. व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, बेसिकली ग्लासेस के 2 बहुत ही मीन्स एक्सेसिव टॉक्ड पोर्शंस हैं. व्हाट इज़ ARC, व्हाट इज़ ब्लू.
ओके सो ARC इज़ बेसिकली एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स। आपके जो ग्लासेस होती हैं ना, उसके आगे के सरफेस पीछे के सरफेस दोनों कोटेड होती हैं एंड इट कॉजेज लाइट रिफ्लेक्शन। ये एक्सेसिव लाइटनिंग जो होती है ना, आईज को एंटर नहीं करने देती। दीज आर ARC कोटिंग। नाउ द थिंग इज द कट वन इज द सेकेंड वन इज ब्लू वन. So blue cut and blue filters are two things, and they basically cut off the blue wavelength, the smallest wavelength, and it causes the maximum diffraction. Basically वो आँख में सबसे ज़्यादा उथल कूद मचाने वाला वेवलेंथ होता है। बट इसके जो ब्लू वेवलेंथ होते हैं, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कि ये आपका सर्केडियन रिथम मीन्स हम जो दिन और रात की पहचान करते हैं जी, वो उसको हेल्प आउट करता था। ओके पहले वो हमारी नेचुरल सनलाइट में प्रेजेंट है, हमारी नेचुरल सनलाइट इज मेड ऑफ ऑल वेवलेंथ, तो वो आई में एंट्री करता है। नाइट के टाइम यूजली वो नहीं होता था। जो हमारी LEDs लाइट है, नॉट स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट योर स्क्रीन, जो LEDs लाइट है उसमें बहुत बड़ा पोर्शन ब्लू वेवलेंथ का होता है। ओके सो वो ब्लू वेवलेंथ जो है वो आपकी कभी कभी दे हैव फ्यू स्टडीज शोज दैट कि वो आपके सर्केडियन रिथम को बिगाड़ते हैं। ओके Okay, and the second thing is I am saying few because till now there is no large studies which have proven whether अगर हम blue light को prevent करते हैं तो वो circadian rhythm सच में prevent करता है, मतलब रोकता है कि नहीं। Secondly वो macular degeneration, हमारा जो देखने का area होता है, that a very pinpoint, a small area is there that is called macula. So according to few, that is responsible for increase in macular degeneration. Still not proven. But again the thing is, मुझे ये लगता है कि if there is, क्या बुराई है आप ब्लू फिल्टर पहनिए, एटलीस्ट इट विल लाइक कि आई स्ट्रेन प्रिवेंट करता है एंड आपका सर्केडियन रिदम एंड इफ लॉन्ग स्टडीज विल प्रिवेंट, बट अदरवाइज इट कॉजेज ग्लेयरिंग रिड्यूस करेगा, आपकी आई स्ट्रेन रिड्यूस करता है, क्योंकि ब्लू लाइट जब आपकी कम होती है तो वो जो आपका डिफ्रैक्शन वाला पोर्शन है दैट डिक्रीजेज, सो वो आई स्ट्रेन कम करता है। सो कीप इन द माइंड कि वो आई स्ट्रेन कम करता है, यू यूज इट, डोंट आस्क टू मच प्रोमिसेस फ्रॉम द मीन्स दोज लेंसेज। एंड सेकेंडली इट्स नॉट अ लाइसेंस, व्हाट आई मीन टू से, लोग उसको लाइसेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं कि अब हमने ब्लू ग्लासेस पहन लिए, नाउ हमें तो इस मोबाइल हार्म ही नहीं कर सकता। दैट्स नॉट ट्रू। इफ़ वी आर कंसिडरिंग ऑल्सो कि अच्छा अगर वो आपका सर्केडियन रिदम मैकुलर डिजेनरेशन प्रिवेंट करेगा, स्टिल देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स। इफ यू आर कंसिडरिंग 10 प्रॉब्लम्स, सिर्फ वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बाकी 9 आर डिपेंडेंट ऑन योर लाइफ स्टाइल। So you can't like so that's the reason I'm saying it is more hyped, still not proven. But marketing department, optical department and ophthalmologists all are fighting. It is hyped, one is saying not hyped, it is saying true and not true. It's on to you. But again the thing is, you have to take break, you have to maintain the posture, you have to blink. If you are not doing it, and you have to limit your screen time, making the habit that you have to close your screen 1 hour before sleeping. सोने से 1 घंटे पहले अगर आपने स्क्रीन बंद नहीं किया तो आपकी स्लीप साइकिल तो जानी ही है, तब आपकी कोई भी ब्लू लाइट प्रिवेंट नहीं करने वाली है। सर्केडियन रिदम आपकी इस पे ज़्यादा वर्क करती है कि आप कब सो रहे हैं, कब जग रहे हैं। अगर आप अपने ब्रेन को रात भर जगाएंगे तो कोई भी ब्लू फिल्टर आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मैम आप लोग जो वो देते हो ना, प्रिस्क्रिप्शन देते हो आइस का, यूजुअली जब हम टेस्ट कराने जाते हैं तो उसको मैम कैसे पढ़ना चाहिए? उसमें लिखा होता है स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, एक्सियल है, तो हम उसको रीड करने का मैम थोड़ा बताइए उसमें। दिस इज अ ग्लास प्रिस्क्रिप्शन पेपर एंड इफ यू आर सीइंग इट मेनली हैज़ अ 3 कंपोनेंट। इसके 3 पोर्शन होते हैं। दूर की नज़र के लिए आपका स्फेरिकल पावर होता है और सिलेंड्रिकल होता है, और नज़दीक का नंबर होता है। ये 3 पोर्शंस मेनली होते हैं जो कि ग्लास प्रिस्क्रिप्शन में दिए गए होते हैं। जो आपका ये दूर का नंबर होता है, ये आपका स्फेरिकल पोर्शन जो है ये आपकी आँख की आई बॉल की साइज़ के ऊपर होता है, मतलब कि हमारा आई बॉल का साइज़ कितना है ये फॉर्म करता है स्फेरिकल पावर।
ठीक है। एंड जो आपका सिलेंड्रिकल पावर है, इट मेनली टेल्स यू अबाउट द कॉर्नियल सरफेस। कॉर्निया जो होती है उसका शेप अगर किसी एक्सिस पे एक्स्ट्रा स्टीप है या चेंज्ड है कर्वेचर उसका, तो वो सिलेंड्रिकल पावर फॉर्म करता है। ओके। सो दैट्स द रीजन अ पर्सन कैन हैव स्फेरिकल पावर, सिलेंड्रिकल पावर और कॉम्बिनेशन। तो उसका सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, और दोनों का मिला जुला भी हो सकता है। दूसरा चीज़ जो है आपका नियर होता है। जब हमारी एज बढ़ती है तो हमारी बॉडी में जैसे चेंजेस होते हैं वैसे ही आपकी आई की कुछ मसल्स होती हैं जो अपनी इलास्टिसिटी लूज करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उनकी चली गई। तो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है? नाउ द थिंग इज दैट जो उसकी क्वालिटी होती है इलास्टिसिटी की, जब वो जाती है, सो फॉर द नियर वर्क आई फोकस नहीं कर पाती है। इन दैट केसेस हम एडिशन देते हैं जो कि आपकी उसमें रीडिंग के लिए, मतलब आप रीडिंग ग्लासेस बोलते हैं या नियर वर्क के लिए ग्लासेस बोलते हैं, जिसमें आपको नज़दीक के काम के लिए यू रिक्वायर ग्लासेस पावर। तो दिस इज़ अ प्रेस बायोपिया। तो आपका जो ग्लास प्रिस्क्रिप्शन है मेनली स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड नियर का होता है। ठीक है। पीडी सिग्निफाइज पिपलरी डिस्टेंस। इसका हम यूज़ जो है ग्लासेस बनाने के टाइम पे करते हैं। और ये सेंट्रेशन के लिए होता है। जो आपकी ये ग्लासेस प्रिस्क्रिप्शन है यही आपके चल करके कौन से टाइप के चश्मे पेशेंट यूज़ करता है, ये डिफाइन करते हैं कि ही वांट्स अ सिंगल विजन ग्लासेस, बाइफोकल और प्रोग्रेसिव। सो दैट्स लाइक अ प्रिस्क्राइब नंबर कि हमें बनाना क्या है। इट नेवर सिग्निफाइज कि कोटिंग कौन सी लगानी है। ये आपके एरर को सिग्निफाई करता है, ना कि आपको चश्मा कैसा पहनना है। मैम, प्रेस बायोपिया में जो एज रिलेटेड विजन प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें किस टाइप के लेंसेज बेहतर रहते हैं, प्रोग्रेसिव, बाइफोकल या स्फेरिकल? विद द टाइम हमारा आई टेक्नोलॉजी वाइज बढ़ा है, तो ये ग्लास प्रिस्क्रिप्शन के जो टाइप्स हैं वो बेसिकली जो है इट हैज़ इवॉल्व्ड अ लॉट। सो बेसिकली जैसे कि आपका जो ग्लासेस होता है सिंगल विजन, ये या तो डिस्टेंस के लिए बनाया जाता है या नियर के लिए। सो आपने ओल्ड मूवीज में देखा होगा नियर के लिए ग्लासेस यहाँ नोज टिप पे पहनी जाती थी, दैट यूजली मुनीम जी। तो वो मुनीम जी का सिग्निफिकेंस होता था। एक्टर हु वाज प्लेइंग दैट रोल ना ऑलवेज यूज्ड टू वेयर हिज ग्लासेस। सो वो दूर के लिए ऐसे बेयर आई देखता था, और नियर के लिए काम करते वक्त ही डजंट हैव टू लाइक ही यूज्ड टू सी फ्रॉम हियर। सो दैट इज अ सिंगल विजन फॉर योर्स, दैट नियर विजन। दैन केम द बाइफोकल्स। बाइफोकल्स का एडवांटेज ये था कि आपका डिस्टेंस होता है एंड देयर इज अ कट पोर्शन इन डिफरेंट शेप्स। राइट। सो वो नियर वर्क के लिए। ओनली ड्रॉबैक वाज एंड बिगेस्ट ड्रॉबैक वाज कि इसमें जो है आपका फिक्स्ड डिस्टेंस होता था और फिक्स्ड नियर होता था। नाउ फॉर द फिक्स्ड नियर मीन्स इट इज़ हाईली होपलेस फॉर इंटरमीडिएट विजन्स जो हम आज ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड दूसरा जंप इफेक्ट बहुत होता था। जंप इफेक्ट मीन्स सडनली जो है आपका पावर चेंज होने की वजह से व्हेन पेशेंट वाज स्टेयर क्लाइम कर रहा है या व्हेन ही इज़ गोइंग डाउन, देन उस पेशेंट को इमेज जंप करते हुए दिखते हैं। तो वो बहुत थे बाइफोकल्स में। देन केम द प्रोग्रेसिव, दोज डजंट हैव एनी कट, बट स्टिल आपके एरियाज होते हैं डिस्टेंस के, इंटरमीडिएट के एंड नियर के। इट मीन्स सिटिंग ऑन दिस वन प्लेस मैं दूर भी देख सकती हूँ, इंटरमीडिएट में कंप्यूटर वर्क भी कर सकती हूँ, एंड आई कैन डू माई नियर वर्क। बट दीज आर लिटिल कॉस्टलियर, स्टिल इन द रेंज ऑफ, बिकॉज अभी बहुत मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो इट इज़ इन द रेंज ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवन। देयर आर लोकल वेंडर्स, there are branded companies who are promoting progressive. Progressive has only one disadvantage, there is a corridor effect, means आपका साइड जो होता है उसमें कई बार वेस्टेज एरिया होता है। तो आपकी जो प्रोग्रेसिव के टाइप्स हैं वो डिपेंड करती हैं कि उनकी कोटिंग्स मीन्स कितनी एडेड एडवांटेज हैं और कितना जो है आपका विथ कवर्ड है। तो जितना आपका वेस्टेज एरिया कम है दैट प्रोग्रेसिव इज मच बेटर। विद द एडेड मीन्स दे हैव UV light have great like side effects on our eyes. So UV protections, the comfort working on your
area, how much eye strain they are covering, coatings. blue load coatings, ARC coatings, those are the added advantages which उसी you हिसाब can से add. रेट बढ़ता जाता है. हाँ जी. एंड जो आपके ऑफिस यूजर्स ग्लासेस होते हैं वो स्पेशली कुछ कंपनी से निकाल रखे हैं. दीज पीपल हैव मोर प्रॉब्लम्स कि जब आपका एरिया लिमिट होता है इन अ रूम यू आर वर्किंग एंड योर वर्क इज मेनली कंसिस्टिंग ऑफ इंटरमीडिएट एंड नियर. जैसे कि आपके कोई ये जो पर्सन्स हैं दोज ऑफिस जो कंप्यूटर पे भी काम कर रहे हैं एंड पेपर वर्क भी करना है. जी. तो उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार प्रोग्रेसिव उनको सूट नहीं करता है. उनके लिए स्पेशल क्लासेस होते हैं. दोज आर यूजलेस फॉर योर डिस्टेंस विजन. वो बहुत अच्छे नहीं होते बट दे आर वेरी गुड फॉर योर ऑफिस वेयर. द कंफर्ट लेवल दे आर गेटिंग इज वेरी मच लाइक पेशेंट आर हैप्पी विद दैट. तो आपका ऑफिस वेयर इस पे डिपेंडेंट होता है कि आपके प्रोग्रेसिव और ऑफिस वेयर में ये डिफरेंस होता है. प्रोग्रेसिव इज फॉर योर डिस्टेंस इंटरमीडिएट एंड नियर. ऑफिस इज मेनली फॉर योर इंटरमीडिएट एंड नियर वर्क. मैम लेजिक, स्माइल और ICL, मैम इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है मैम? बेसिकली दीज आर मोडालिटीज टू रिमूव योर ग्लासेस. हम इतने सारे ग्लासेस की बात की है एंड व्हाट आई फील इज यू शुड नेवर बी नॉट करेक्टेड. आपका ग्लासेस का कोई ना कोई फॉर्मेट में करेक्शन होना चाहिए. सो आइदर यू आर वेयरिंग योर ग्लासेस, आइदर यू आर वेयरिंग योर कॉन्टैक्ट लेंसेज और आइदर यू गो फॉर योर ग्लास रिमूवल्स. सो बेसिकली ये जो टाइप्स हैं ये आपके प्रोसीजर डिपेंड करते हैं कि वेदर वी आर गोइंग फॉर द सर्जिकल और वेदर वी आर गोइंग फॉर द लेज़र प्रोसीजर्स. सो आपका जो इनिशियली स्टेज में जो सबसे सक्सेसफुल था दैट वाज लेसिक एपिलेसिक. इनमें हम लेजर से इन लेसिक व्हाट वी डू वी क्रिएट अ फ्लैप ऑन द कॉर्नियल सरफेस एंड विद द लेज़र हम कॉर्निया कर्वेचर चेंज कर देते हैं. तो चेंज ऑन द कॉर्निया कर्वेचर कॉजेज सेम इफेक्ट लाइक वेयरिंग योर ग्लासेस आउटसाइड. सो आपने नंबर जो है न्यूट्रलाइज कर लिया बेसिकली और पेशेंट चश्मा फ्री हो गया. नाउ थिंक अबाउट द पेशेंट्स हु आर वेयरिंग -5 का नंबर. द फर्स्ट थिंग मॉर्निंग में उनको ग्लासेस चाहिए होती थी. So they became independent. अच्छा, अगेन आई टोल्ड यू दैट कि हमारा इवोल्यूशन होता रहा है टेक्नोलॉजी वाइज. तो लेसिक जो है एपिलेसिक आया. एपिलेसिक इज़ फ्लैपलेस प्रोसीजर एंड इस फ्लैप हैव फ्यू डिसएडवांटेज. कई बार वो डिसलोकेट हो जाता है, कुछ इश्यूज होते हैं. तो दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर डाइवर्स, फॉर स्पोर्ट पर्सनस, फॉर आर्मी पर्सनल्स. सो उन केसेस में जो है आपका इशू रहता था. एंड रिकवरी टाइम इज़ देयर मीन्स 1 month तक यू रिक्वायर अ लिटिल काइंड ऑफ रिकवरी. एंड आपके ये जो एक्सरसाइज मीन्स जो स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं इट रिक्वायर्स लाइक 5-6 month का रिकवरी टाइम. एंड जब आप स्माइल पे आते हैं तो इन स्माइल व्हाट वी डू कि वी डोंट क्रिएट एनी फ्लैप. व्हाट वी आर डूइंग इट कि डायरेक्टली लेज़र प्रोवाइड करते हैं. इट क्रिएट्स अ लेंटिक्यूल इनसाइड. और जो लेंटिक्यूल है एक छोटे से इंसिजन से वी टेक इट आउट. सो द रिकवरी टाइम इज़ मच फास्टर. पेशेंट का फ्लैप नहीं क्रिएट है तो फ्लैप की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो प्रिवेंटेड है. एंड ICL इज़ एन एंटायरली डिफरेंट थिंग. ICL मेनली इज़ पुटिंग अ लेंस इनसाइड द आई. तो हम आँख के अंदर जो ये चैम्बर होता है एंटीरियर चैम्बर, व्हाट वी डू इज़ कि एंटीरियर चैम्बर में हम एक लेंस डालते हैं. एंड ये नंबर न्यूट्रलाइज करता है एंड इट कैन बी टेकन आउट जो लेटर ऑन इन योर लाइफ वेन एवर यू आर गोइंग फॉर द कैटरेक्ट सर्जरीज. सो बेसिकली पर्सन्स हु आर हैविंग थिन कॉर्नियाज जिनकी आई में लेसिक या एपिलेसिक पॉसिबल नहीं थे या जिनके नंबर बहुत ज़्यादा हैं जिनमें लेसिक्स नहीं हो सकते, एपिलेसिक स्माइल्स नहीं हो सकते हैं, वो ICL में. एंड पीपल आर नाउ डेज ऑप्टिंग ऑल्सो. फ्यू ऑफ द पेशेंट्स हैव दैट थिंकिंग कि हम प्रोसीजर कॉर्निया सरफेस पे नहीं कराना चाहते तो दे आर गोइंग फॉर ICL. सो दे आर मल्टीपल मोडालिटीज़ टू फॉर द ग्लासेस रिमूवल. पेशेंट हैव एन ऑप्शन. वो चश्मा अगर नहीं पहनना चाहते हैं बट दे वॉन्ट टू सी क्लियर सो दे कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दिस. मैम केराटोकोनस के बारे में थोड़ा बताइए कि अर्ली इसको अगर पकड़ लिया जाए, इसको डायग्नोस कर लिया जाए तो किस प्रकार से तब से आगे जो उसके इल इफेक्ट्स होते हैं उनसे बचा जा सकता है. See, first you have to understand what is keratoconus. Our cornea has a curvature.
ठीक है. इट्स अ मल्टीपल लेयर स्ट्रक्चर्स. तो ये मल्टीपल लेयर स्ट्रक्चर्स है. सम टाइम व्हाट हैपेंस इज इफ इट इज़ अ वीक ड्यू टू नेचुरल मिस और इन कैन बी लाइक कभी कभी मिस सर्जिकल या मिस इंटरवेंशन की वजह से मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ नेचुरल. सो व्हाट हैपेंस इज कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो स्टिप हो जाता है. सो बेसिकली इट फॉर्म्स अ कोन लाइक स्ट्रक्चर. So that's the reason it is called keratoconus. Conus means cone. So what happens is कि जो keratoconus है ये weakening cause करता है. अब कॉर्निया वीक है, सो कॉर्निया की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इट शुड बी ट्रांसपेरेंट ताकि हमारी विजिबिलिटी जो है ना वो क्लियर है. सो देयर आर रिस्क ऑफ कि वो कॉर्नियल कर्वेचर धीरे धीरे अपनी ट्रांसपेरेंसी लूज कर ले. सो जो कॉर्निया जब अपनी ट्रांसपेरेंसी लूज करती है तो विजन ड्रॉप हो जाता है. एंड जब कॉर्निया स्टीप होती है तो हाई सिलेंड्रिकल पावर्स आते हैं. पेशेंट का रिफ्रैक्टिव एरर बहुत ज़्यादा हो जाता है. पेशेंट इज़ नॉट एबल टू सी विद द ग्लासेस ऑल्सो. उसका विजन पूरा नहीं पहुँचता. अगर ये टाइमली जो है ना डायग्नोज होता है तो इन दैट केसेस वी गो फॉर द फ्यू टेस्ट जो कि कॉर्नियल टोपोग्राफी होते हैं. अलग अलग कंपनीज के अलग अलग नेम से हैं एंड दे लाइक कि उनके वो आपको सस्पेक्ट की कैटेगरी में रखेंगे या नॉर्मल कैटेगरी में या फिर जो है डेफिनेट केस ऑफ केराटोकोनस. डिपेंडिंग ऑन अ डॉक्टर डिसाइड दैट वेदर ही हैज़ टू डू द फॉलो अप. he has to intervene in the form of lenses or we can do collagen cross linking. Collagen cross linking has changed the scenario. Like it is, I'm performing it and I've seen that it corrects that cornea का जो weakening है, जो correction it provides in those patient. It is like कि जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के हमें नेसेसिटी होती थी वो बहुत डिक्रीज हो गई है. परफेक्ट. मीन्स केराटोकोनस जब आप नहीं कंट्रोल कर पाते हैं एंड कॉर्निया पूरी खराब हो जाती है तो ऑप्शन लेफ्ट वाज टू चेंज द कॉर्निया. दैट लाइक कि विद द कोलेजन क्रॉस लिंकिंग एंड कुछ लेंसेज के थ्रू वी हैव बीन एबल टू लाइक कंट्रोल दोज नंबर्स. तो पहले जैसे हमको केराटोकोनस के केसेस में लाइक कि हमारी आंख के सामने पेशेंट चला जाता था कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन में, दैट हैज़ चेंज्ड. ओनली द थिंग इज दैट इट शुड बी प्रॉपरली टाइमली डायग्नोज. एंड वो कुछ नहीं होता. आप जब आप आई डिपार्टमेंट में चेकअप के लिए जाते हैं, आई टोल्ड यू अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप. सो अगर किसी का भी हाई सिलेंड्रिकल होता है तो बाय डिफॉल्ट वी टेक अ केराटोमेट्री रीडिंग एंड दैट केराटोमेट्री रीडिंग इज फॉर्म्स द बेस ऑफ योर स्क्रीनिंग. ये स्क्रीन आउट कर लेते हैं कि कॉर्निया कर्वेचर किनकी स्टीप है. जिनकी स्टीप है उनको हम टोपोग्राफी के लिए भेजते हैं. जो सस्पेक्ट केसेस हैं उनको हम ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं. जो कंफर्म केसेस हैं अगर वो प्रोग्रेस कर रहे होते हैं तो हम कोलेजन क्रॉस लिंकिंग देते हैं. कोलेजन क्रॉस लिंकिंग छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर है. आफ्टर दैट पेशेंट की कॉर्निया टफ हो जाती है. टफ हो जाती है मीन्स इट विल नॉट प्रोग्रेस एंड इट विल नॉट डिटोरेट. सो बेसिकली पेशेंट जो की विजिबिलिटी जो है वो मेंटेन रहती है एंड वी ट्राई कि वो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ना जाए उसमें में ना जाए, ब्लाइंडनेस ना हो उसको. मैम अगर किसी को मोतियाबिंद हो गया है कैटरैक्ट तो उसकी सर्जरी कब करानी चाहिए? और आजकल एक मिथ फैला हुआ है उसको पक जाने का इंतजार करना चाहिए या मतलब एज एन व्हाट एग्जैक्टली इट इज? सी एक्चुअली ये मिथ आज का नहीं है, ये पुराने टाइम का है. देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड दैट. इनिशियली जब कैटरैक्ट अपने स्टार्टअप स्टेज में था तो हम लेंस नहीं डाल पाते थे या लेंस जब आ भी गया था तो आउटकम्स इतने अच्छे नहीं थे. तो उस टाइम पे जो प्रोसीजर होता था दैट वाज अ बिग इंसिजन विथ लॉट ऑफ सूचर्स. अ पेशेंट वाज लाइक कि आपका बेड रेस्ट पे है 1 मंथ के लिए एंड कैटरैक्ट को जो रिमूवल होता था इट वाज डिफिकल्ट एंड देयर वाज लाइक कि कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा है. तो पेशेंट को जब तक पकता नहीं था तो पेशेंट इंटरवीन नहीं कराता था. नाउ द प्रोसीजर हैज़ चेंज्ड, इट हैज़ इवॉल्व, लेकिन मिथ इवॉल्व नहीं हुआ. सो आपका स्टिल फ्यू ऑफ द पेशेंट्स आर लाइक कि हमें तो कैटरैक्ट सर्जरी मोतिया पकने पे करानी है. नाउ द प्रोसीजर हैज़ टोटली चेंज्ड. इनिशियली हम पूरा कैटरैक्ट साबुत निकालते थे. साबुत मीन्स पूरा कैटरैक्ट हम निकाल देते थे तो हमें बिग इंसिजन चाहिए होता था. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रोवाइडिंग विद द माइक्रो सर्जरीज
माइक्रो सर्जरी मीन्स आपका इंसिजन साइज बहुत छोटा होता है, सेल्फ हीलिंग वुंड्स होते हैं, कोई सूचर्स नहीं होते। तो आपका क्या है कि हम मोतिया को अंदर ही गलाते हैं, मतलब बेसिकली मोटा मोटा आम भाषा में अगर हम बोलते हैं तो मोतियाबिंद अगर हमें अंदर ही उसको ब्रेक करना है, एंड द मशीन, विद द हेल्प ऑफ द मशीन वी आर सकिंग इट आउट एंड वी आर पुटिंग फोल्डेबल लेंसेज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइप्स, वी आर पुटिंग फोल्डेबल लेंसेज। सो व्हाट हैपेंस इज कि आपका जो ये जब कैटरेक्ट सर्जरी होता है, इट इज़ मच सेफर, कॉम्प्लिकेशन रेट हैज़ रिड्यूस्ड, विजुअल आउटकम हैज़ इंक्रीज्ड, रिफ्रैक्टिव आउटकम हैज़ इंक्रीज। अब ऐसा नहीं होता कि हमको पेशेंट को सिर्फ चलाना होता है, वी आर प्रोवाइडिंग द फंक्शनल एंड नियर टू द मीन्स परफेक्ट विजन। सो व्हाट आई मीन टू से कि इन केसेस में अगर आप मोतिया पकाते हैं तो आपके कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ते हैं। सो इट्स अ बिग मिथ, यू शुड नेवर। आप कैटरेक्ट सर्जरी का सही टाइम है जब वो आपके लाइफस्टाइल को अफेक्ट करना शुरू करते हैं। फियर फैक्टर हटाइए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि फियर फैक्टर से कॉम्प्लिकेशन रेट आप इंक्रीज कर रहे हैं, चांसेस ऑफ इम्प्रूविंग योर विजुअल आउटकम डिक्रीजेस विद द ग्रोइंग कैटरैक्ट। जितना हार्ड कैटरैक्ट है उसके रिफ्रैक्टिव आउटकम कम होते हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशंस के रेट बढ़ते हैं, एंड एवरी सर्जन, एवरी मशीन हैज़ अ लिमिटेशन। यू शुड नॉट लैंड अप इन कॉम्प्लिकेशंस। प्रेशर कॉज करता है, कई बार पीछे गिर जाता है, द मल्टीपल फैक्टर्स, एंड कई बार जो है ना ये नए प्रोसेसेस और लाइक कि वो हो नहीं पाते। क्योंकि जो है पेशेंट हमारे पास लेट पहुंचता है। तो जितनी जल्दी पता चल जाए उतनी जल्दी सर्जरी करके खत्म करो उसको। डोंट वेट, दैट इज़ नॉट अ सर्जरी लाइक कि हम काम चलाने के लिए नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ लाइक कि वो हम आपको वापस से रिस्टोर करने के लिए कर रहे हैं, एंड रिस्टोरेशन ऑलवेज वर्क इफ़ यू आर डूइंग इट एट करेक्ट टाइम। मैम IOL लेंसेज में कई सारे ऑप्शंस आते हैं मैम, तो उसमें किस पेशेंट के लिए क्या बेस्ट है, कैसे चूज करते हैं मैम ये? IOL lenses are multiple types. बेसिकली अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो these are monofocal lenses, toric lenses, multifocal lenses. Every lenses means serves a different purposes. And in monofocal lenses also the qualities differs. There is spherical lenses, aspherical. Aspherical means SD quality. सो बेसिकली क्या है कि जो मोनोफोकल होता है, मोनो मीन्स सिंगल, फोकल मीन्स वन, सिंगल फोकल, हाँ। या सो बेसिकली जब हमको एक ही फोकस चूज करना होता है तो हमारा जो डोमिनेंट विजन है दैट इज डिस्टेंस, इसलिए हम डिस्टेंस करेक्शन देते हैं नियर के लिए, वी प्रोवाइड द ग्लासेस नंबर। ठीक है। सो बेसिकली दैट इज अ मोनोफोकल लेंसेज। मल्टीफोकल लेंसेज आर दोज लेंसेज जिसमें आपका डिस्टेंस और साथ में नियर करेक्शन है। आपके ट्राईफोकल्स आते हैं जिसमें डिस्टेंस, इंटरमीडिएट एंड नियर करेक्शन तीनों होते हैं। यूजली मोस्ट ऑफ द मल्टीफोकल्स एंड ट्राईफोकल्स वर्क ऑन रिंग। रिंग मीन्स दे हैव दैट जोन फॉर योर डिस्टेंस विजन, इंटरमीडिएट एंड नियर। एंड जो मोनोफोकल होता है दैट इज लाइक विदाउट एनी रिंग। देयर इज़ वन एडवांस्ड मोनोफोकल लेंसेज जो एडोफ नाम से आते हैं। एडोफ लेंसेज जो है ना अभी रिसेंटली एडेड लेंसेज हैं, कुछ ईयर्स हुए हैं उनको, वर्किंग टू गुड। एंड जिन पेशेंट्स को आपका मल्टीफोकल एंड ट्राईफोकस नहीं लग सकता, सो बेसिकली इट्स अ ब्रिज बिटवीन मोनोफोकल एंड आपके रिंग लेंसेज में। देयर आर नो रिंग्स, इट प्रोवाइड्स अ फंक्शनल इंटरमीडिएट विजन। सो दोज पेशेंट्स जिनमें आप ट्राईफोकल्स या बाईफोकल्स या आपके मल्टीफोकस में तो बेसिकली नहीं डाल पाते हैं ड्यू टू डायबिटीज स्टेटस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लोकोमा, रेटिनल डिजीजेस, उनमें आप जो है मोनोफोकस डालते हैं। एडोफ लेंसेज जो पेशेंट दे डोंट वांट टू स्पेंड टू मच बट दे वांट रिलेटिवली अ फंक्शनल मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द ग्लासेस, दे ऑफर एडोफ लेंसेज। The means toric lenses are provided to those lenses, those persons who are having cylindrical powers. तो हाई cylindrical powers, spherical जो होते हैं, मोनोफोकल, मल्टीफोकल, ये सब spherical करेक्शन देते हैं। अगर हमको सिलेंड्रिकल करेक्शन ऐड करना है तो आपके टोरिक लेंसेज डालते हैं, जो स्पेशल लेंसेज होते हैं जिनमें कुछ मार्किंग्स होते हैं लेंसेज पे, विच वी डू इट ऑन द एक्सेस पॉइंट, एंड ये जो है आपको ओवरऑल पूरा फ्रीडम दे देते हैं। टोरिक्स जो हैं वो आपके मोनोफोकल भी हो सकते हैं एंड वो आपके मल्टीफोकस भी हो सकते हैं। मैम आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन उसमें आ रहा है ग्लोकोमा। मैम ये किस टाइप की डिजीज़ है मैम, और उसमें एग्जैक्टली क्या क्या सिम्टम्स होते हैं या क्या इसका प्रोसीजर होता है फेस करने का? ग्लोकोमा
बेसिकली हमारी हिंदी भाषा में उसको समलबाई बोलते हैं, कई कई नाम से ये पब्लिक इसे जानती है। काला मोतिया, समलबाई, ग्लोकोमा, ये सारी एंटिटी डिजीज एक ही हैं। एंड इट इज़ कॉल्ड अ साइलेंट थीफ। ये चोरी से हमारी नज़र ले जाता है। चोरी से मीन्स नो सिम्टम, नो साइन, पेशेंट को पता नहीं है, उसकी नज़र धीरे धीरे जा रही है एंड इट कॉजेज एन इरिवर्सिबल डैमेज। ये परमानेंट ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है एंड ब्लाइंडनेस मीन्स कंप्लीट ब्लाइंडनेस अगर टाइमली ट्रीट नहीं होते हैं। ग्लोकोमा बेसिकली जो है आपकी ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है। ऑप्टिक नर्व जो है वो सूखने लगता है मोटा मोटा। तो ऑप्टिक नर्व जब सूखता है तो थिनिंग कॉज करता है। कुछ डॉक्टर्स उसको एक्सप्लेन करेंगे आपको कि ऑप्टिक नर्व थिन आउट हो रही है, कुछ डॉक्टर्स एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी ऑप्टिक नर्व सूख रही है। बेसिकली क्या होता है, हमारा ऑप्टिक नर्व इज़ लाइक तारों का गुच्छा। ठीक है। सो एक एक तार आपके डैमेज हो रहे हैं। अब जो तार डैमेज हो गए वो वापस नहीं आएंगे, और जब गुच्छे में से एक तार गायब होता है ना, कभी नहीं पता चलता। जब तक कि आपकी इतने ना डैमेज हो जाएं कि आपको प्रॉब्लम पता चले। दैट्स द रीज़न कि वो साइलेंट है और पेन नहीं होता, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए कई बार पेशेंट समझ नहीं पाता। तो आपके वो पेशेंट्स जब एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली हमारे क्लिनिक में आते हैं एंड हम रूटीन चेकअप में ओके आपको ग्लोकोमा का रिस्क है, योर प्रेशर इज इंक्रीज्ड, या फिर आपका ऑप्टिक नर्व हेल्दी नहीं दिख रहा, तो इन दोज केसेस वी डू ग्लोकोमा का टेस्ट एंड हमको अगर वो ग्लोकोमा पेशेंट मीन्स वी फाइंड दैट पेशेंट इज़ हैविंग ग्लोकोमा, तो उन पेशेंट्स को फिर हम मेडिसिन देते हैं, या हम लेज़र से या हम सर्जिकल ट्रीट करते हैं। बेसिकली जो आपकी ग्लोकोमा ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, तो आपके हर बढ़े हुए प्रेशर का मतलब जो है आपका ग्लोकोमा नहीं होता, या नॉर्मल प्रेशर है तो ऐसा नहीं होता कि ग्लोकोमा नहीं हो सकता। ग्लोकोमा का मतलब ये है कि आपकी ऑप्टिक न्यूरोपैथी है और ये आपके नॉर्मल प्रेशर, अगर उस पेशेंट के लिए वो प्रेशर ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी होगी। हर किसी का इंडिविजुअलाइज्ड प्रेशर होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओनली थिंग विच वी कैन कंट्रोल इन ग्लोकोमा इज IOP, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। ये आँख के अंदर का प्रेशर जो है, यही जो है इसी से ऑप्टिक नर्व बचाई जा सकती है। एंड इफ़ प्रॉपरली treated in the sense means कि if we have started the treatment and optimum time, patient बिना blind हुए पूरी लाइफ देख सकते हैं। थोड़ा कम हो जाता है उसमें, ऐसा होता है। बेसिकली ये है कि अगर मेरे पास 40% डैमेज में आया तो आई विल ट्राई कि मैं उसको 40% पे रखे रहूँ, मैं उसको 20% नहीं कर सकती। सिमिलरली अगर कोई मेरे पास 90% पे आया तो आई विल नॉट बी एबल टू सेव हिज विजन टू 30-40%। वो 90% से फर्दर 100% डैमेज पे ना जाए, सिर्फ इसी का ही हम कोशिश करते हैं। मतलब हमारा ये क्राइटेरिया होता है कि स्लो द प्रोसेस सो मच कि पेशेंट की पूरी लाइफ जो है दिखते हुए निकल जाए। ओके मैम, ये जब रूटीन चेकअप कराते हैं, ईयरली चेकअप, जैसे अभी रिसेंटली मैंने भी कराया था आपके यहाँ, तो उसमें मतलब ये इजीली डिटेक्टेबल होता है ना? हाँ जी, कि पता चल जाता है आपको। हम डायलेटेड एग्जामिनेशन को जो है, डायलेटेड एग्जामिनेशन ऑप्टिक नर्व डायरेक्टली दिखाई देता है। ओके, सो इट इज़ लाइक वी ऑप्टिक, आपने मेरा देखा होगा ना? जी, ऑप्टिक नर्व हम देखते हैं एंड इफ द ऑप्टिक नर्व वी मेंशन इट एवरी टाइम। आप अपनी फाइल में देखिएगा, आपके फाइल में मेंशन होता है कि ऑप्टिक नर्व कपिंग कितनी है, उसका सिमेट्री कितना है। इफ़ अ पेशेंट वांट ही कैन अपने आप बोल भी सकता है कि मैम ग्लोकोमा टेस्ट कर लीजिए। पेशेंट हु इज़ हैविंग फैमिली हिस्ट्री, उनको हम ग्लोकोमा टेस्ट के लिए प्रेशर नॉर्मल है फिर भी अगर वो 40 क्रॉस करते हैं, वी यूजली डू OCTs ताकि हम ग्लोकोमा अर्ली डायग्नोस कर सकें। सो बेसिकली अगर जितना अर्लीस्ट हमने ग्लोकोमा डिटेक्ट किया, उतनी अर्लीस्ट हमने मेडिकेशन चालू किए, उतना अर्लीस्ट अगर लेज़र रिक्वायर्ड है तो लेज़र कर लिया। तो जो सेव हो गया अगर ऑप्टिक नर्व, तो इट्स लाइक फॉर द फुल लाइफ, इट्स फॉर दैट ही हैज़ टू सी विद दोज ऑप्टिक नर्व पूरा लाइफ, तो इट शुड बी केयर्ड। राइट। मैम, इसमें अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी बंदे को ग्लोकोमा है या उसको डायबिटीज़ है, तो उस केस में मोतियाबिंद में मैम जब ऑपरेशन कराने आता है आपके पास या ट्रीटमेंट आप करते हैं, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उसमें? बेसिकली कैटरेक्ट इज़ वन अदर डिजीज़ एंड कोमॉर्बिडिटीज़, मतलब कि अगर आपके कैटरेक्ट के साथ ग्लोकोमा या डायबिटीज़ है तो ऑब्वियसली इट अफेक्ट योर आइज़। कोमॉर्बिडिटीज़ ऑलवेज अफेक्ट, मतलब कि आपके साथ में कोई डिजीज़ है। ग्लोकोमा में बेसिकली द थिंग इज़
we usually avoid steroids. We have to give steroids in cataract surgeries. So we have to maintain that balance कि आपका cataract surgery के duration में glaucoma increase ना हो. And secondly जो है glaucoma की surgery भी होती है. तो sometime if patient requires surgery for the glaucoma, हम surgery combine भी करते हैं. तो combined surgery can be performed with the cataract and glaucoma अगर uncontrolled glaucoma है. Or if it is controlled glaucoma, in those cases we perform cataract surgery and glaucoma medications पे रखते हैं. Cataract surgeries are always beneficial for glaucoma patients. आपका cataract is like lens जो है it forms it shapes like this. And जब हम surgery करते हैं तो we provide a plate like lens. सो वो आपकी आईओपी लोअरिंग करने में बिकॉज स्पेस ऑक्यूपेंसी कम होती है, इसी वजह से वो जो इंट्राओकुलर प्रेशर है उसको लो करने में बहुत हेल्प करता है. सो ग्लूकोमा पेशेंट शुड गेट इफ दे आर हैविंग कैटरैक्ट जितनी जल्दी हो सके करा लो. यू शुड नॉट वेट फॉर. सेकेंडली कमिंग ऑन डायबिटिक पेशेंट्स. नाउ कमिंग द थिंग इज ऑब्वियसली डायबिटीज इज अ बिग चैलेंज इन आवर केसेस, स्पेशली इफ इट इज एन अनकंट्रोल्ड. बट दिस इज़ द केस फॉर ईच एंड एवरी डिजीजेस. आप कहीं की भी सर्जरी करा रहे हो, अगर आपके अनकंट्रोल्ड शुगर है तो इट इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम. एंड स्पेशली तब जब हमारा आई खुद ही जो है शुगर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से अफेक्टेड होता है. डायबिटीज़ अफेक्ट आइज इन यू कैन से ग्रॉसली इन 3 ways. Initially means it can cause cataract, it can itself increase the chances of glaucoma and diabetic retinopathy. means retina में ना bleeding हो जाती है. तो आपका अगर diabetic uncontrolled है, अगर उसकी retina में कोई इश्यू नहीं है तो वो cataract surgeries, अगर पेशेंट का शुगर इज़ लेस देन 200, HB1AC उसने 7 के नीचे मेंटेन किया हुआ है, तो यूजली जो है आउटकम बहुत अच्छा होता है. मतलब अगले 3-4 महीने तक उसको ध्यान रखना है कि शुगर उसका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना कर रहा हो. ही विल गेट गुड रिजल्ट्स. अ पर्सन विद अ डायबिटिक रेटिनोपैथी, ही नीड्स टू बी ऑपरेटेड. 2 purposes. डायबिटिक अगेन हम उतना वेट करें कि आपका कॉम्प्लिकेशन खुद ही कैटरैक्ट करे, दैट शुड नॉट बी डन. सेकेंडली अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी है, इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट ट्रीटमेंट. हमको विजिबिलिटी चाहिए. कैटरैक्ट कॉजेज रेटिना दिखना बंद हो जाता है पीछे का. सो इफ इन एनी केस अ पेशेंट रिक्वायर्स इंजेक्शन और लेजर फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी, इफ ही और शी इज हैविंग कैटरैक्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट. सो वी रिक्वायर अ विजिबिलिटी. लेज़र करने के लिए हमको दिखना चाहिए, तब ही जो है हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं. तो एनी हाउ वी हैव टू ऑपरेट इन दोज केसेज ऑल्सो. सो द थिंग इज मेंटेन योर शुगर, टेक योर एंटी ग्लूकोमा मेडिकेशन. आप अपने ग्लूकोमा की दवाइयाँ टाइम पे ले रहे हैं, शुगर की दवाइयाँ टाइम पे ले रहे हैं. इफ रिक्वायर्ड डोंट हेजिटेट फॉर इंसुलिन. जस्ट ओनली फैक्टर इज कि यू शुड नॉट बिकम ब्लाइंड जस्ट बिकॉज ऑफ अ फियर फैक्टर. ट्रू ट्रू. मैम किस टाइप के लोगों को ग्लूकोमा का ज़्यादा खतरा होता है? दोज पेशेंट जिनकी फैमिली में ग्लूकोमा रन करता है. ओके. इट्स जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है इसमें. मतलब कि आपकी फैमिली में अगर है तो यू आर एट द रिस्क ऑफ ग्लूकोमा. दोज पेशेंट्स हु आर स्पेशली डायबिटिक, हाइपरटेंसिव एंड एनीबडी कैन बी. स्टिल जो है आपके मीन्स जो आई में जो ये डिजीजेज हैं जैसे कि ग्लूकोमा, इनमें आप कन्फर्मेटिव ये नहीं बोल सकते कि किसको नहीं हो सकता है. एवरीबडी इज एट रिस्क. दैट्स वाई दैट 45-40 पे यू शुड बी एग्जामिन्ड वंस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैम आईओपी, विजुअल फील्ड और ओसीटी, मैम नॉर्मल लैंग्वेज में आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? मैंने आपको ग्लूकोमा के बारे में बताया. जी. आपको समझ में आ गया. ऑप्टिक नर्व आप समझ लीजिए हमारा वो बिजली का तार है जो आंख से लेके ब्रेन तक जाता है हमें रोशनी पहुंचाने के लिए. परफेक्ट. नाउ द थिंग इज कि अगर वो थिंड आउट हो रहा है तो देयर आर लाइक कि एनाटॉमिकल डिस्टर्बेंस और फंक्शनल डिस्टर्बेंस. एनाटॉमी वाइज मीन्स थिंड आउट हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा? फंक्शनल उसके हमारे काम करने पे कितना फ़र्क आ रहा है. तो ये जो है जो मेजर्ड करने की टेक्निक्स होती हैं, इनके ये टेस्ट हैं. OCT is mainly your means cross section of your optic nerve. Anatomical means कि उनकी अगर वो पतले हो रहे हैं तो उनसे हमें पता चल जाता है. अगर आप रिस्क पे हैं तो वो पता चल जाता है. इससे हम पेशेंट जो है ना डायग्नोस कर पाते हैं
प्रोग्रेशन हम चेक कर पाते हैं कि अगर मान लीजिए हमने डायग्नोस किया तो उसके बाद उसका बढ़ तो नहीं रहा है, वो रुका हुआ है, दवाइयाँ ऐड करने की ज़रूरत तो नहीं है, दवाइयाँ चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन कि आपकी रीडिंग्स क्या आ रही हैं। परफेक्ट। तो ओसीटी आर द पिक्चराइजेशन, मतलब व्यू ऑफ दैट, जो हमें सामने सिर्फ ऑप्टिक नर्व का प्लेट दिखाई देता है, जो पीछे के हैं एंड कितना थिनिंग है, दैट इज डिटरमाइंड बाय ओसीटी। I told you the only thing which we can measure and which we can control is intraocular pressure. हमारी आंख का जो प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड इंट्राओकुलर प्रेशर, जो अंदर आई बॉल में फ्लूइड मेंटेन है, जिसकी वजह से वो आई बॉल स्ट्रक्चर मेंटेन की हुई है। नाउ द थिंग इज इट प्रोवाइड्स अ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ आई। जब वो वॉल पे प्रेशर देता है, ऑप्टिक नर्व इज द ओनली थिंग जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव मीन्स आपकी वो है। तो जब भी आपका प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकता है। और ये डैमेज जो है आपका मीन्स इफ इट इज़ अ रिस्क फैक्टर, इफ इट इज़ कॉजिंग प्रॉब्लम, ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी मेजर्ड। तो हमारे कई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बेसिकली टोनोमीटर वी आर कॉल देम, डिफरेंट टाइप ऑफ टोनोमीटर्स आर देयर एंड विद दैट वी मेजर देम। तो आपका इंट्राओकुलर प्रेशर कैन बी मेजर्ड विद दोज थिंग्स। विजुअल फील्ड जो है आपका फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी ऑप्टिक नर्व के कैलकुलेशन के लिए होता है। तो अगर ऑप्टिक नर्व कितना काम कर रही है, कितना प्रोग्रेस किया है, मीन्स आपका प्रॉब्लम कितना प्रोग्रेस किया हुआ है, दैट इज मेजर्ड बाय द विजुअल फील्ड। सो वी हैव स्पेशल इक्विपमेंट्स फॉर दोज इन आवर क्लिनिक्स, इन आवर हॉस्पिटल्स। तो ये आपके जितने भी आई डॉक्टर्स हैं, आप कंसल्ट डॉक्टर से जब यू विल आस्क देम, दे विल टेल यू। एंड देयर आर सम मार्किंग ऑल्सो, स्पेशली इन ओसीटीज़। आपके वो सिग्नल्स के लिए होते हैं, ओसीटीज़ में रेड, येलो, ग्रीन बना होता है। दीज आर लाइक ट्रैफिक लाइट्स। ग्रीन मीन्स रेडी टू गो, मीन्स यू आर ओके। आपका येलो इज बॉर्डर लाइन और कन्फ्यूजन वाला स्टेट, एंड रेड इज लाइक अच्छा थिनिंग है। तो ये आप अपनी ओसीटी से खुद डिटरमाइन कर सकते हैं एटलीस्ट कि आपका डॉक्टर क्या बोल रहा है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। यू कैन योरसेल्फ सी कि एरियाज जो है रेड अगर हो रहे हैं या आपकी ग्रीन एरिया येलो में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि इशू इज़ देयर। मैम, ड्रॉप्स जब आप डालते हैं, लेज़र या सर्जरी, डॉक्टर्स में कब किस कंडीशन में ये तीनों में से कोई ऑप्शन चूज़ करते हैं? फॉर द ग्लाकोमा बेसिकली जो आपका ट्रीटमेंट है वो 3 मोडालिटीज़ में है। फर्स्ट इज़ मेडिकेशन, सेकेंड वन इज़ लेज़र एंड थर्ड वन इज़ सर्जरी। सो फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट मेडिकेशन एंड सर्जिकल पार्ट। बेसिकली ग्लाकोमा जो है आपके 2 टाइप के होते हैं, एंगल क्लोजर और ओपन एंगल। तो मैं मोटा मोटा ऐसे समझाती हूँ कि जब रास्ता ब्लॉक है तो यू नीड टू क्रिएट अ नया रास्ता, एंड नया रास्ता जैसे ही क्रिएट होगा आपका फ्लूइड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा, आईओपी कंट्रोल हो जाएगा, पेशेंट का ग्लाकोमा रिस्क खत्म हो जाएगा। तो जो भी एंगल क्लोजर के पेशेंट होते हैं उनको व्हाट वी डू इज वी प्रोवाइड अ लेज़र। लेज़र से वी क्रिएट अ होल एंड वी क्रिएट एन ऑल्टरनेट पाथ एंड पेशेंट का आईओपी नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो फॉर द एंगल क्लोजर इट इज़ ऑलवेज लेज़र। फॉर ओपन एंगल मीन्स और मिक्सड मीन्स पेशेंट कैन बी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन एंड क्लोज दोनों। तो जो आपका क्लोज वाला जो ओपन एंगल ग्लाकोमा होते हैं उन केसेस में आपके पेशेंट्स को वी हैव अ गुड ग्रुप्स ऑफ मेडिकेशंस, बहुत अच्छे मेडिकेशंस हैं जो कि आपको बहुत अच्छा ग्लाकोमा कंट्रोल करते हैं। तो हम सिंगल मेडिकेशन या हम मल्टीपल कॉम्बिनेशन के मेडिकेशंस में, जस्ट लाइक डायबिटीज़, जैसे कि अगर आपका कितने पे कंट्रोल हो रहा है वी डिसाइड अकॉर्डिंगली, कौन सा ग्रुप है वी डिसाइड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स, इफ पेशेंट इज़ हैविंग एनी इश्यूज उसको कंसिडर करते हुए। एंड अगर वो आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, इफ मल्टीपल मेडिकेशंस आर रिक्वायर्ड और पेशेंट डजंट मीन्स देयर इज सम इंटरफेरेंस कि वो मेडिकेशन लाइफ लॉन्ग नहीं कंटिन्यू कर पाता है, तो इन दोज केसेस वी ऑप्ट फॉर सर्जरीज। ओके। सो बेसिकली आपकी जो ट्रीटमेंट होती है वो डिपेंड करती है कि टाइप क्या है, पेशेंट कैसा है, उसका डैमेज कैसा है, कितना है। मैम, जो जिन बंदों को डायबिटीज़ है उनका जो आई चेकअप है वो यूजुअली 1 साल में एक बार कराना चाहिए, बट जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ा देनी चाहिए। अगर डायबिटीज़ है, इफ़ इज़ नॉट हैविंग आई प्रॉब्लम, annual checkup is sufficient enough. Okay. But if the diabetes is affecting his eyes, तो अगर उसको साथ में कैटरेक्ट, ग्लाकोमा या रेटिना इश्यूज है तो फिर फ्रिक्वेंसी डॉक्टर खुद ही बढ़ा देते हैं। ओके। क्योंकि आपके प्रॉब्लम्स कितनी कंट्रोल है उसके हिसाब से हम फ्रिक्वेंसी रखते हैं।
ओके ओके, तो मतलब जो कितनी बार विजिट करना है, कब कब चेकअप कराना है, एक बार पहला पेशेंट जब पहली बार जाता है आपके पास जैसे उससे कि देख के अगर डिसाइड करते हैं? जी अगर उसका मतलब रेटिना फिक्स कोई रूल नहीं है इसके लिए? द वंस इन मतलब ईयर तो चलेगा ही, मतलब वो तो होना ही चाहिए। और वंस अ ईयर इज मस्ट एंड मीन्स अगर उसको रेटिना इश्यूज है तो इट कैन बी मंथली ऑल्सो, इट कैन बी 3 मंथली ऑल्सो, ओके एंड इफ इट इज़ अंडर ट्रीटमेंट तो हम ट्रीटमेंट देने के बाद वी कॉल द पेशेंट फॉर द फॉलोअप्स। मैम, रेटिना इंजेक्शंस और लेज़र होते हैं ना, इससे डरने की ज़रूरत क्यों नहीं होती है? फर्स्ट थिंग इज ये आपके विजन के लिए इम्पोर्टेंट है, ट्रू। तो आप दुनिया तभी देख पाएंगे जब आपकी आँखें ठीक रहेंगी। तो लेज़र्स या इंजेक्शंस ये ही इसलिए जाते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट होती है। जी इंजेक्शंस आर नॉट दैट ड्रेडफुल बिकॉज वो एनेस्थीसिया में किया जाता है। हम ओटी के अंदर स्टेरिलाइजेशन मेंटेन करके करते हैं कि इन्फेक्शन का रिस्क ना रहे, एंड जब इंजेक्शन दिया जाता है द नीडल इज़ वेरी स्मॉल, दैट इज़ यूजली अ पेनलेस प्रोसेस। ओके, फेयर ज़्यादा होता है, पेन नहीं होता है। मैं उसी की बात कर रहा था, डर जो है ना वो इंजेक्शन का होता है, दैट इंजेक्शन फेयर वो आप कभी नहीं कर सकते। बट आप जब स्किन पे इंजेक्शन लेते हैं उसमें एनेस्थीसिया नहीं होता। जब हम आई में इंजेक्शन देते हैं, आई बॉल के अंदर देते हैं, तो उस टाइम हम एनेस्थीसिया दे करके, जो टॉपिकल एनेस्थीसिया होती है बूंद से हम एनेस्थेटाइज करके तब हम देते हैं। हाँ ओके 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 ओके, तो पेनलेस होता है और पता नहीं चलता उसमें। हाँ जी। परफेक्ट परफेक्ट। एंड लेज़र ऑल्सो, लेज़र मीन्स दैट वी ट्रीट द रेटिनास कि उसमें ब्लीडिंग बार बार ना हो। एंड बेसिकली जो है अगर आप लेज़र नहीं कराएंगे तो यू विल लैंड अप आइदर इन सर्जरीज एंड और अगर डिटोरेशन होता है तो यू कैन लूज योर विजन। सो ऑब्वियसली मीन्स वो कहीं ना कहीं वो फियर से यू हैव टू कम आउट सो दैट यू कैन बी ट्रीटेड एंड यू कैन सी द वर्ल्ड क्लियरली। मैम, फ्लोटर्स और फ्लैशेस कब इमरजेंसी बन जाते हैं? Floaters usually most of the cases are physiological, ये degenerative processes हैं। बेसिकली पेशेंट की कंप्लेन होती है कि दे आर सीइंग मल्टीपल ब्लैक डॉट्स और इंसेक्ट लाइक थिंग्स फ्लाइंग इन फ्रंट ऑफ द आईज। आँख के सामने कुछ काला काला घूम रहा होता है, जी, कभी जी। मकड़ी के जाले की तरह, कभी सरसों जी। के दाने की तरह, कभी चिटी की तरह। जी जी ये मैक्सिमम केसेस में डिजेनरेशन है, ओके। एज फैक्टर है, उससे घबराने की कोई बात नहीं है। इट इज़ एज लाइक जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं। ओके कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो इनके नंबर्स कम करते हैं या डिटोरेट होने को मना करते हैं, बट यूजली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपके विजन को अफेक्ट नहीं करते हैं। ओके एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं, मीन्स इफ़ यू आर नॉट लाइक फॉलोइंग दोज कि वो कहाँ उड़ रहे हैं, तो वो खुद ही सेटल होना शुरू हो जाते हैं। जी जी जी। तो वो आपके एक्सेस में नहीं आते, विजुअल एक्सेस में, और सामने अगर नहीं आते तो वो आपके डे टू डे लाइफ को अफेक्ट नहीं करते। नहीं करते। बट फ्लैशेस मीन्स लाइट जो चमकती हुई दिखाई देती हैं, एंड फ्लोटर्स समटाइम इज़ नॉट ड्यू टू डिजेनरेशन, इट कैन बी ड्यू टू पैथोलॉजिकल कॉजेज। मतलब कि रेटिना में कोई इश्यू हो रहा है, कहीं Okay. कोई होल डेवलप्ड है, कहीं आरडी पर्दा खिसक रहा है, कहीं कोई ब्लीडिंग है, उन केसेस में भी होता है। इसलिए पेशेंट को खुद ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वो आपका फिजियोलॉजिकल मतलब कि बिना हार्म करने वाला है या पैथोलॉजिकल मतलब कि किसी और कारण से। एक बार आई चेकअप के बाद गेट एश्योर्ड, रिलैक्स, इफ इट इज़ फिजियोलॉजिकल डोंट वरी, ठीक है, बी अंडर मेडिकेशन और वॉट एवर ट्रीटमेंट योर डॉक्टर इज गिविंग। बट अगर ये रीज़न की वजह से है तो दैट नीड्स ट्रीटमेंट। ओके ओके मैम, आजकल रेडनेस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आंखें लाल हो जाना, तो इसके कौन कौन से यूजुअली कारण हो सकते हैं? जैसे आई रब कर दिया, अभी रिसेंटली छोटी बेटी मेरी आपके पास गई थी, उसने रब कर दिया था आंखों को, तो इस टाइप से और कौन कौन सी यूजुअली कारणों से आई रेड हो जाती हैं? Eye can be red due to harmless causes like allergies. एलर्जीज हार्मलेस होती हैं, वो आपके आँख सबसे ज़्यादा जो कॉमन कॉज है वो आपकी एलर्जीज हैं। ठीक है। इट कैन बी रेड ड्यू टू इन्फेक्शन ऑल्सो, आपके आँख में कोई भी तरीके का संक्रमण, आई फ्लू जिसको आप लोग बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस। इट कैन बी रेड ड्यू टू योर ग्लोकोमा केसेस ऑल्सो। आपका कैटरेक्ट कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, आपको अल्सर्स हैं, कॉर्निया में अल्सर्स डेवलप होते हैं, कॉर्निया में इन्फेक्शंस हो गए, यूवियाटिक केसेस ऑल्सो। यूवियाटिस मीन्स आपका जो आँख आई बॉल का जो सेकेंड मिडिल लेयर है उसमें सूजन आ रही है, सो इन दोज केसेस ऑल्सो आइज बिकम रेड।
तो मीन्स आपके जो रेडनेस होती है वो हार्मलेस भी हो सकती है एंड इट कैन बी ड्यू टू एनी कंडीशन जो कि आपकी नज़र को अफेक्ट कर सकती है अगर प्रॉपरली ट्रीट ना हो। मतलब 1-2 दिन वेट करने के बाद नॉर्मल अगर देखा जाए तो 1-2 दिन वेट कर सकते हैं कि तुरंत, क्योंकि बार बार भाग भी नहीं सकते ना डॉक्टर के पास। इट इज़ पेनलेस, हाँ हाँ don't miss, you can wait for, but Okay. if it is accompanied with pain, vision loss, आपको कम दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, या आपको जो है पेन मीन्स साथ में है, या फिर कुछ और एसोसिएटेड सिम्टम्स हो रहे हों कि आपको फ्लोटर्स दिख रहे हैं, अचानक जो है आपको चीज़ें डिस्टॉर्टेड दिख रही हैं, इन दोज केसेस जो है आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। अगर ये सिर्फ सिंपली सा एक दिन आइज रेड हो गई, आपने रब कर दिया, ईचिंग हो रही है, तो यूजली मोस्ट केसेस आर हार्मलेस, बट अगेन वही थिंग है कि आप एक दिन से ज़्यादा वेट मत करिए, बिकॉज सम टाइम इज़ लाइक इट कैन बी डेंजरस। मैम बच्चे जैसे जनरली हमारे यहाँ त्यौहार होते हैं, होली पे आँख में कलर चला गया या दिवाली पे उसके वो चले गए, मसाला वगैरह चला गया आँखों में, तो सबसे पहले हमें क्या मतलब घर पे सबसे पहले हमें क्या एक्शन लेना चाहिए? अगर आइज़ में कोई भी चीज़ जाती है तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आप आई को वाटर से अच्छे से स्प्लैश करें। ठीक है, कि अगर आई में कुछ भी गया है, एनी फॉरेन बॉडी एनी केमिकल, वो अच्छे से वॉश आउट हो जाए। विद द स्प्लैश मोस्ट ऑफ द थिंग्स कम्स आउट। ठीक है, एंड अगेन आफ्टर मीन्स स्प्लैशिंग ऑल्सो यू आर फीलिंग फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ब्लरिंग हो रहा है, आँख में दर्द हो रहा है या बहुत रेड आई, तो इमीडिएटली जो आपके नियर बाय डॉक्टर हैं उनको आप आई डॉक्टर को दिखा लें। ओके मैम, इसमें एक चीज़ और अभी क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, घर में हम यूजुअली लोग रेमेडी की तरह यूज़ करते हैं, गुलाब जल वगैरह आँखों में डाल लेते हैं, ये मैम कितना ठीक होता है, कितना गलत होता है ये? इट्स नॉट गुड। बेसिकली आपकी जितनी भी आई ड्रॉप्स यूज़ होती हैं आइदर दे रिक्वायर लाइक कि उसमें कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, तो या तो उनमें प्रिजर्वेटिव्स डलती हैं या उनकी पैकेजिंग ऐसी होती है कि कोई कंटामिनेशन एंटर ना करे। So that rule has to be followed in spite of any department, means it doesn't like कि एलोपैथी है या आयुर्वेदिक है। So the problem with the most medication जो आँख में डाली जाती है वो या तो प्रिजर्वेटिव प्रॉपर नहीं होता है या उनकी पैकेजिंग ऐसी नहीं होती। एंड गुलाब जल तो बिग नो है क्योंकि वो तो ओपनड है, उसमें तो पता नहीं क्या क्या है। सो इफ बाय द वे इफ दैट गुलाब जल में फंगस है, फंगस जानते हैं वो विजिबल नहीं होगा आइज को, बट वंस इनसाइड ऑन आइज वो वहाँ जगह बनाएगा एंड योर आई कैन बिकम इन्फेक्टेड। अब ऑब्वियसली आपने गुलाब जल उस ड्यूरेशन में डाला जब आई इरिटेट हो रही है, तो वो पहले ही जो है आपके कॉम्प्रोमाइज्ड में आपने उसको और कॉम्प्रोमाइज कर दिया। सो इट्स नॉट एवर गुड टू पुट एनीथिंग इनसाइड योर आइज। इफ यू फील लाइक आप कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज CMC नाम से आते हैं कोई भी, यू कैन पुट इट, दैट इज़ लाइक वी कैन कंसिडर इट कि हम दे सकते हैं, वो पेशेंट हमसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं। बाकी अदरवाइज अगर कुछ भी रिक्वायर्ड है तो कंसल्ट योर डॉक्टर। ये मैम ड्राइनेस में भी काम आता है जो आप बता रहे हैं अभी? ड्राइनेस के क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे टीम मेंबर्स हैं ज़्यादातर उस पर काम करते हैं, कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, तो उनके लिए मतलब एक कोई ऐसी मतलब एक कंपोजिशन आप बता पाएँ कि ड्राइनेस से जो जेनरिक ड्राइनेस है थोड़ा सा रिलीफ मिले उनको? दे आप दैट क्वेश्चन इज़ लाइक सब्जेक्टिव। माइल्ड केसेस में जो है आपके कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज रिस्पॉन्ड करते हैं एंड माइल्ड केसेस के अलावा यू शुड नॉट ट्रीट योरसेल्फ। ठीक है, तो वो कभी कभी आपने डाल दिया, दैट इज़ एन ओके, बट इफ़ इट इज़ समथिंग इज़ लाइक कि आपको अगर वो फ्रिक्वेंट ज़रूरत पड़ रहा है, मीन्स यू आर फीलिंग लाइक दैट उसके बिना काम नहीं चल रहा है या फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, इट मीन्स नाउ द थिंग इज़ योर आइज रिक्वायर अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। एंड ड्राई आई का ट्रीटमेंट कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज सिर्फ नहीं होता है, मतलब बंच ऑफ मेडिकेशन इज समथिंग इज लाइक कि इफ आई विल नॉट टेल ऑल्सो ना एवरीबडी विल पुट ड्रॉप्स। फॉर मी इट इज़ ऑलवेज लाइक कि अगर आपको कोई भी ड्रॉप डालना है ना तो पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए तब डालिए। मैम जो आपने ड्रॉप लिखा था एक बार है ना, वो 2-3 महीने डालने के लिए दिया था, उसके बाद काफ़ी आराम मिल गया था मुझे। दैट वाज फॉर योर ट्रीटमेंट फॉर योर ड्राई आई। अगेन द थिंग इज इफ यू वर बेटर आफ्टर 2-3 months इट्स बेटर टू स्टॉप द मेडिकेशन। मेडिकेशन यू हैव टू स्टॉप। अगर उसके बाद रिक्वायर्ड है तो आस्क योर डॉक्टर कि आफ्टर एग्जामिनेशन ही विल डिसाइड कि आपको उसको फ्रिक्वेंटली रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। ओके, परफेक्ट मैम, परफेक्ट। मैम जाते जाते मैम लास्ट में बता दीजिए लोगों को कि अगर आपको कोई मैसेज देना हो जिससे लोग आंखों को सीरियसली लें, तो मैसेज क्या होगा मैम आपके हिसाब से? आई विल आस्क एवरीवन, क्लोज योर आइज फॉर फ्यू मिनट्स
एंड क्लोज करके जस्ट इमेजिन फॉर 2 आवर्स आपको जो है विदाउट योर आइज यू हैव टू वर्क, यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स, नॉट द थिंग द हेल्पलेसनेस। आप अपना खुद फील करिए कि विदाउट आई आपका कोई काम नहीं चलने वाला है। दैट इज अ मनी मेकिंग ब्रांच, मनी मेकिंग पार्ट ऑफ योर बॉडी, दैट इज लाइक योर मिरर टू द वर्ल्ड। उसके बिना यू आर लाइक यू विल फील हेल्पलेस। सो इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर, स्टिल अभी भी मेडिकल फील्ड में ओनली फ्यू ऑफ द डिजीजेस ही हैं जो क्योर हो सकते हैं, एंड मैनी ऑफ द डिजीजेस जो हमारी हैं वो हमारी डिटोरेट होती हैं हमारी केयरलेसनेस की वजह से या हमारे हेजिटेशन की वजह से। जी 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 जी। So what I mean to say, if you are having any eye problem, you should not hesitate. Ask your doctor, visit your ophthalmologist, ask for a complete examination, because the thing is, if you will not ask, you will not be able to get cured. And अगर आप नहीं देख पाएंगे तो वो आप सफ़र करेंगे, कोई और True, नहीं ma'am, करेगा। true, Not true, your family members, not in fact your parents also, your kids also. You have to get like that, you have to suffer that thing. मैम इसी के साथ अपना ये पॉडकास्ट रैप करते हैं। आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, और जैसा रिस्पॉन्स आएगा तो हिसाब से हम एक और पॉडकास्ट शेड्यूल करेंगे बचे हुए क्वेश्चंस को लेकर के। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, धन्यवाद। जय हिंद।